गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नेहरू स्टडी सेंटर द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन वर्कशॉप में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं, संविधान सभा का प्रथम सत्र यानी 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग जीवंत चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को इस मंच से कई बार ये बताया गया कि जैसा जिसने कहा वैसा का वैसा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उद्देश्य स्पष्ट है। संविधान को बनाने समय किन किन समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हम उन बातों को महसूस करना चाहते हैं, उन बातों को अनुभूत करना चाहते हैं। तो जूम पर जुड़े सभी मित्रों का और यूट्यूब पर जुड़े सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन सदस्य ने कौन सी बात रखी, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, आज हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान की सहायक आचार्य डॉक्टर सुमन मौर्य मैम हमारे साथ में है। मैं मैम का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, खासकर हमारे जो जूम और यूट्यूब के जो साथी हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो युवा साथी जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैम किस तरह से आइडियल है। देखिए, डॉक्टर सुमन मौर्य मैम निसंदेह रूप से वर्तमान समय में आप सहायक आचार्य हैं राजनीति विज्ञान विभाग में राजस्थान विश्वविद्यालय में। लेकिन इससे इतर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से कुछ तथ्य साझा कर लेने चाहिए। डॉक्टर सुमन मौर्य मैम वर्ष 2007 में आरएस में सेलेक्ट हो चुकी है और आरएस को छोड़कर पहले आप कॉलेज लेक्चरर बनी और उसके बाद में अब आप वर्तमान समय में विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे। कभी आप इनकी फेसबुक पर जाइएगा, फेसबुक वॉल पर जाइएगा, तो आप उनकी पोस्ट को जब देखेंगे तो आप इस बात को अनुभूत करेंगे, महसूस करेंगे कि मैम महीने के 30 दिन में से 30 दिन में 60 लेक्चर देती हुई आपको दिखाई देगी। हिंदुस्तान भर के अलग अलग राज्यों में मैम राजनीति विज्ञान और इससे इतर अन्य विषयों पर आपको व्याख्यान के रूप में, व्याख्यानदाता के रूप में आमंत्रित होते हुए आपको दिखाई देगी। ऐसे डॉक्टर सुमन मौर्य मैम वर्तमान समय में राजस्थान विश्वविद्यालय का जो राजस्थान महाविद्यालय है उसमें आप वाइस प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ जो जयपुर के मेरे मित्र और जयपुर संभाग के जो मेरे मित्र जुड़े हुए उन लोगों को आइडिया होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी खुद भी करवाता है। वो जो एटीपीसी सेंटर है उसमें भी मैम डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। और बहुत सारी बातें हैं मैम के साथ। आप एमए पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप एमफिल की टॉपर हैं, आपको राइटिंग के लिए लेखन में एमएन रॉय पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा आपके कई सारे आर्टिकल्स, देश के नामी गिरामी जो जर्नल्स है उसमें आपके आर्टिकल्स अक्सर छपते रहते। 15 से अधिक आपके आलेख छपे हुए हैं। इसके अलावा आप दूरदर्शन पर, आप ई टीवी पर, आप जी टीवी पर, आप जन टीवी पर, आप आकाशवाणी पर कई बार व्याख्यान आप दे चुकी है। ऐसे डॉक्टर सुमन मौर्य मैम को हम रियली में आज अपने बीच में पाकर, इस डिजिटल मंच पर पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमें आज बड़ी खुशी है कि मैम आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आई है। डॉक्टर सुमन मौर्य मैम से मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारा आप मार्गदर्शन करें। आप और विद्यार्थियों या हमारे जो डिजिटल मंच से जो जुड़े साथी हैं उन दोनों के बीच में से मैं हट जाता हूं। मैं डॉक्टर सुमन मौर्य मैम से निवेदन करूंगा कि वह आज का अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत आभार सर। प्रातः वंदन आप सभी को। ये प्रातःकालीन वंदन में संविधान की चर्चा करना बहुत ही पुनीत कार्य है, जिसको कि आज पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाने का श्रेय केवल और केवल हमारे डॉक्टर दिनेश कुमार गहलोत सर को जाता है, जिन्होंने इस समुद्र मंथन रूपी कार्य को, जो भागीरथी प्रयास था, उसमें हमें भी सम्मिलित होने का प्रयास, हमें भी मौका दिया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि सर ही हमारे
हमारे और आपके बीच में सेतु का कार्य कर रहे हैं, एक पुल का कार्य कर रहे हैं, जो कि भारतवर्ष के में जो संविधान को, हमारी जो डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसको जीवंत बनाने का कार्य करता है। मुझे लगता है कि इस प्रातः काल में यदि हम संविधान के बारे में यदि दैनिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा देश जो है सही दिशा में जा रहा है, हमारा यूथ जो है वो सही दिशा में जा रहा है। और इससे यह पता चलता है कि हमारा संविधान को न केवल सर दिनेश सर जीवंत बना रहे हैं, बल्कि हमारा संविधान सदियों तक प्रासंगिक भी बना रहेगा, ऐसी हमें आशा है। और निश्चित रूप से सर का जो प्रयास है वो भारतवर्ष के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि राजस्थान के लिए, बल्कि भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा योगदान और अवदान अपना देगा। तो सर का न केवल मेरी तरफ से, हम जो स्कॉलर्स हैं, जो हम कर रहे हैं, उस तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से, बल्कि मुझे लगता है हर उस भारतीय की तरफ से बहुत बहुत आभार, जो भी संविधान के बारे में जानकारी रखता है या जिसे जानकारी रखनी चाहिए। तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी टीम और आपके जो जोधपुर की धरा को मैं नमन करती हूँ कि वहां ऐसे सुपुत्र आए हैं जिन्होंने इस तरह का जो पुनीत कार्य करने का फैसला लिया, एक समुद्र मंथन में हमें सम्मिलित करने का मौका दिया। सर हमेशा ही हमें जो है याद करते, स्मरण करते हैं, सर का बहुत बहुत आभार। और इससे पहले मैं ज्यादा समय लेते हुए अपनी बात को अब मैं प्रारंभ करूंगी कि सबसे पहले मैं कोट करना चाहूंगी जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने कहा कि सरकारें राजकीय पदों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। यह बात उन्होंने कहा कि संविधान सभा में हम इसलिए एकत्रित हो पाए क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति कार्य कर रही है। जहां तक जनता, कोई दल या वर्ग नहीं, वरन समूची जनता चाहेगी, वहां तक हम काम करेंगे। अर्थात हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो भी हमारा प्रस्तावना ही, जो उसका जो बिंदु है, उसका पूर्व जो अंश है, वो उसी रूप में हम देख सकते हैं। तो हम भारत के लोग, यहीं से हमारी जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बाद में जोड़ा गया था, लेकिन हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत के लोग जो है वो हम उस रूप में उजागर होता है। ग्रैनविल ऑस्टिन जिन्होंने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, उसमें ये बात कही कि 3 तत्वों पर आधारित है भारतीय संविधान, जिसके आधार पर हम निर्णय लेने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। वे हैं संविधान सभा में एकता का वातावरण, क्योंकि हम जब डिबेट देखते हैं तो 300 से अधिक सदस्य, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो कि एक बहुत लंबा समय है। इसमें जो एक सकारात्मक डेलिब्रेशन, डिबेट्स और डिस्कशंस हुए, वही हमें कहीं ना कहीं आगे लाती हैं। तो संविधान सभा में एकता का वातावरण, आदर्शवादिता का वातावरण और राष्ट्रीय उद्देश्य की विद्यमानता, जो सहमति से निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हुई। साथ ही समायोजन के सिद्धांत का भी अनुसरण किया गया, क्योंकि समायोजन करने का प्रयास बहुत, क्योंकि सब में मतज्ञ होता है, क्योंकि भारत जो है विभिन्नता मूलक देश है, विविधता मूलक देश है। तो उस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि विविध परस्पर विरोधी विचारधाराओं का समाधान व समन्वित करने का प्रयास जो है वो समायोजन द्वारा किया गया, न कि किसी समझौते के द्वारा किया गया। समायोजन एक श्रेष्ठ प्रकार का समायोजन यहाँ हम देख सकते हैं। BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग के बारे लिखी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस संविधान सभा में निरंतर कार्य किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि हमारा लक्ष्य साफ है, हमारी कठिनाई इति को लेकर नहीं बल्कि अर्थ को लेकर है, जैसा कि सर ने कल भी बताई थी ये बात। तो हम आज चर्चा करेंगे, बुधवार था उस दिन 18 दिसंबर सन 1946 की, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व से 11 बजे प्रातः यह शुरू हुआ। तो सभापति जी ने कहा कि मोहनलाल सक्सेना जो संयुक्त प्रांत से थे,
उनको उनसे एक नोट प्राप्त हुआ है कि रूल्स कमेटी ने कितनी उन्नति की है, हमारी जो नियम समिति है उसने कितनी उन्नति की है। हमें नियम व कमेटियां उन्होंने फिर आगे यही बात कही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे यही बात कही कि हमें नियम व कमेटियां बनानी चाहिए जो अधिवेशन का उद्देश्य भी है। और जैसा कि अभी कुछ समय बाद क्रिसमस भी आ रहा है, तो क्रिसमस की छुट्टियों को लेकर भी प्रारंभिक स्तर पर जो है अनौपचारिक वार्तालाप भी हुई, जिसमें कि किस तरीके से हमें आगे की काम की रूपरेखा निर्धारित करनी है उसके बारे में भी चर्चा हुई। डीपी खेतान ने कहा कि विधान परिषद के काम को हमें अन्य कामों की अपेक्षा तरजीह देनी चाहिए, जितनी जल्दी हो काम खत्म कर देना चाहिए। तो सभापति ने यही कहा कि क्योंकि 2 जनवरी को साइंस कांग्रेस शुरू होने वाली थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका थी, भाग लेना था, इसलिए ये बात हुई कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपादित किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी प्रांतों में बजट अधिवेशन शुरू होने वाले, अतः विधान परिषद के काम को तरजीह देनी चाहिए, यह बात हुई। के संथानम ने भी यही बात कही कि नियम तैयार होंगे, विचार होंगे और कमेटी उसे पास करेगी। जैसा आज के स्तर पे भी हम उसको देख सकते हैं कि आज भी यही स्थितियां होती है कि किसी भी कानून या का मसौदा जब तैयार होता है तो उसमें विचार होता है, कमेटियां बनती है, डेलिब्रेशन होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जिसके माध्यम से फिर वो अंतिम रूप धारण करता है। सभापति ने कहा कि हमें सभी नियमों पर एक साथ विचार करना चाहिए। अब 18 दिसंबर सन 1946 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय विधान परिषद या संविधान सभा में जो चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य थे उनके बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि सर डिटेल में बताएंगे हमें, लेकिन मैं एक प्रकाश डालना चाहूंगी आज के दिन पर कि सभापति राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व से ये शुरू हुआ और श्री एम अनंत शयनम आयंगर जो कि मद्रास से थे वो इसमें सम्मिलित हुए। पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो कि संयुक्त प्रांत से थे वो इसमें सम्मिलित हुए। धीरेन्द्र नाथ दत्त जो कि बंगाल से थे। रेवरेंड जे निकोल्स राय जो कि असम से थे वो सम्मिलित हुए। डीपी खेतान साहब जो कि बंगाल से थे वो सम्मिलित हुए। मोहनलाल सक्सेना जो कि संयुक्त प्रांत से थे। आर के सिद्धवा जो कि मध्य प्रांत और बरार से थे वो इसमें सम्मिलित हुए। पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि संयुक्त प्रांत से थे वो इसमें सम्मिलित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल संयुक्त प्रांत से थे जिनका मुख्य योगदान रियासतों के एकीकरण में देख सकते हैं। इस पर भी जो 18 दिसंबर को चर्चा हुई थी, रियासतों के बारे में भी चर्चा हुई थी। के संथानम जो कि मद्रास से थे उन्होंने भी इसमें चर्चा की। श्री विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा से थे। दीवान बहादुर सर एन गोपाल स्वामी अयंगर मद्रास, ये सभी जो है 18 दिसंबर की चर्चा में भाग लेने वाले मुख्य सदस्य रहे। तो 13 से जो 19 दिसंबर तक हमारी जो चर्चा है निरंतर अनवरत 9 दिसंबर से चल रही है, तो जो 13 से 19 दिसंबर तक यानी कल भी होगी जिस पर चर्चा, दिसंबर तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार किया और चर्चा का मूल विषय जो था वो लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना था। के एम मुंशी जो कि उद्देश्य प्रस्ताव को जिन्होंने गणराज्य की कुंजी कहा, तो हम उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज भी हम कंटिन्यू चर्चा रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 की संविधान निर्मात्री सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने यही बात कही कि जयकर द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। जयकर क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्ताव है इसको हम बाद में कर सकते हैं, तो इस तरह की बात की जा रही थी। इसी पर डिबेट जो है हम निरंतर जो 13 से देख भी रहे हैं और आज 18 दिसंबर हो गया है, तो हम उसकी जीवंत चर्चा जो है कर रहे हैं दिनेश सर के योगदान के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना की जो आधारशिला है वो यही हमारी उद्देश्य प्रस्ताव मानी जा सकती है। तो डॉक्टर जयकर ने कहा कि जब तक देशी रियासतों व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित न हो जाए तब तक प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखा जाए। ये उनका पॉइंट था कि इसमें सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए और संविधान सभा में हमारे सभी सदस्यों को, कल जैसा कि सर चर्चा कर रहे थे तो उसमें बताया कि मीनू मसानी जी ने, जिनको कि जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए 17 दिसंबर को मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगी कि राजा का न होना लोकतंत्र हो यह आवश्यक नहीं है, राजा मोनार्की का न होना डेमोक्रेसी है यह आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने प्रजातंत्र को भी स्पष्ट किया, जैसा कि सर ने कल इसको बताया। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि ये चर्चा
सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और उन्होंने साथ ही लुइस फिशर की जो बुक है उसको भी कोट किया कि अ वीक विद गांधी में महात्मा गांधी हालांकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और उस बारे में उन्होंने जो डिटेल से सर ने कल बताया, और साथ में नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा उसमें उनको जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इसी बात को महात्मा गांधी जी को कोट करते हुए या उसमें बताया कि वे राष्ट्र के जनक थे। तो इस तरीके से एक दूसरे के प्रति मतभेद हो सकते थे, लेकिन किसी भी प्रकार के मन भेद उस समय नहीं थे। सब अपने अपने विचार, एक दूसरे के प्रति समायोजनशीलता, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन रखते थे, जो कि आज जो है वो दुर्लभ होती जा रही है। वो बातें जो है, मैं ये समझती हूँ कि ये चीजें जो है आज भी हमारे संसद के पटल पे देखी जानी चाहिए कि एक सकारात्मक और दिशा मूलक डेलिब्रेशन हो, वाद विवाद हो, लेकिन किसी किसी एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन ना हो, डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, तो वह सही दिशा में हमें हमारे देश को ले जा पाएगा। और इसी संदर्भ में जैसा कि उन्होंने फिर स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया कि पावर का सोर्स दिल्ली, कलकत्ता, बंबई में नहीं वरन 7 लाख गांवों तक होना चाहिए। तो ये चीज जो है वो देखी जा सकती है। जयप्रकाश नारायण भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाजवाद के बारे में अपने विचार रखे। तो इसी तरीके से, क्योंकि इसमें सभी सदस्यों को, चाहे वे कांग्रेसी विचारधारा से संबंधित नहीं है, जनसंघ से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंबेडकर को स्थान दिया गया, सभी व्यक्तियों को इसमें, उन सभी विचारधाराओं को हमारी संविधान सभा में स्थान दिया गया। तो हृदयनाथ कुंजरू ने इस संदर्भ में यही बात कही कि लक्ष्य प्रस्ताव द्वारा विधान परिषद को विचार विनिमय का रास्ता दिखाना है। प्रस्ताव को स्थगित करने से उद्देश्य खत्म नहीं हो जाता, बल्कि कुछ देर करने से हमें महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए अधिक बल प्राप्त होगा। इस तरीके से उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जो थे, वो इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने से सभा का काम जो है रुक जाएगा, इस बात को बार बार कह रहे थे। जैसा कि दिसंबर 17 दिसंबर को भी यह स्पष्ट हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण जो हम बात देख सकते हैं, पूरे जो भारतीय विधान परिषद की अगर रूपरेखा को देखें, तो दीवान बहादुर सर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। उन्होंने यही बात कही कि सार्वभौम सत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत उसके भूभागों और सरकारी साधनों को सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होंगे। यानी सत्ता का अंतिम स्रोत जो होगा वो जनता होगी। इस प्रस्ताव में रियासतों को शामिल करना आवश्यक है, उन्होंने भी इस बात को पर बल दिया, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें जो है एक अपने जो, क्योंकि कल भी बात की जा रही थी कि अगर हम यदि किसी को इनवाइट करते हैं, 10 लोगों को इनवाइट करते हैं और उनमें से 2 लोगों को इनवाइट करने के बावजूद वो नहीं आते हैं, तो इसका मतलब 8 लोग जो है वो ऐसे ही प्रस्थान नहीं कर जाएंगे, बल्कि उनसे हम मिलेंगे भी, बातचीत भी करेंगे, अपनी आगे का जो योजना है वो भी निर्धारित करेंगे। तो इस तरीके से जो है कई तर्क जो है बिल्कुल सामान्य और बहुत ही अच्छे उससे दिए गए, जिसके माध्यम से जो काम है वो निरंतर और अनवरत चला। महात्मा गांधी ने यही कहा कि हम एक ऐसे संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। निश्चित रूप से ये जो संविधान सभा थी वो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण थी, जिसमें समाज के हर वर्ग को सम्मिलित किया गया, जो कि आज के यदि हम देखा जाए, आज के संदर्भ में यदि बात करें, तो सतत विकास और समावेशी विकास के नजदीक ले जाती है हमारी जो संविधान सभा है, और भविष्योन्मुखी है। निश्चित रूप से ये भविष्योन्मुखी भी है, जिसमें कि आगे के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए बात की गई है। संविधान सभा में इस देश की सांप्रदायिक अशांति दूर होगी और वह देश को उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करेगी, इस तरह की बात थी। फिर साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि रेवरेंड जे एम निकोल्स राय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन करते किया उन्होंने, और साथ ही ये कहा क्योंकि वे सिद्धांतों पर आधारित है जो पास होने ही चाहिए, और गणतंत्र या लोकतंत्र शासन का विधान होगा जिसमें लोग स्वयं लोगों के लिए शासन करेंगे, जिसमें लोग स्वयं लोगों के लिए शासन करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर प्रति स्वतंत्र होगा, हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, और राज्य से पूर्व व्यक्ति को स्थान दिया गया, इसमें लोगों को स्थान दिया गया। ये सबसे श्रेष्ठ बात थी
जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। देशी रियासतें भी चाहती है कि लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो, उनकी भी मंशा स्पष्ट होती है। और श्री आर के सिद्धवा जो जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने भी यही बात कही कि 1942 में प्रांतों के अवशिष्ट अधिकारों की बात की, किंतु हम लोग शक्तिशाली केंद्रीय सरकार चाहते हैं। क्योंकि हम यदि संघीय संघात्मक व्यवस्था का जो हमारा ढांचा देखते हैं, जिसमें एक समायोजन देखा जा सकता है एकात्मकता और संघात्मकता का, तो निश्चित रूप से यहाँ हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में यह स्पष्ट भी हो रहा है। श्री विश्वनाथ दास जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही कि पंडित नेहरू ने जिस प्रस्ताव को पेश किया है वो पास होना चाहिए, और उसमें 4 भाग मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। प्रथम भाग में लक्ष्य का उल्लेख किया गया है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, जिसके बारे में हम वाद विवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दूसरे भाग के अंतर्गत स्वतंत्र भारतीय रिपब्लिक के जल थल आकाश के में अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है, यानी किन किन क्षेत्रों पर अधिकार होगा, इन सब बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। तीसरे भाग में यदि देखें तो उसमें घोषणा की गई है कि हमारी जो शक्ति है वो हमें लोगों से प्राप्त हुई है, तो यानी जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, वो भी इसमें देखा जा सकता है। चौथा भाग जिसमें कबायली व दूसरे क्षेत्रों के संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपन्न रिपब्लिक के बारे में इसमें विस्तृत चर्चा की गई, बातचीत की गई, जो कि हम अभी दिनेश सर को भी सुनेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने समूह बंदी या समूह शब्द का भी उल्लेख इसी यहीं पर हुआ, और इस जो 18 दिसंबर की चर्चा में हम देख सकते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिसमें कि संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति, ये सारी समितियां बनी। और जो जिसके बारे में 18 दिसंबर को भी चर्चा की गई कि देशी रियासतों को सम्मिलित होना चाहिए, तो देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति पूर्व में ही गठित की थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान निर्मित हुआ। और इसमें हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभाओं को अपने संविधानों की रचना में जितना समय लगा, उसे देखते हुए भारतीय संविधान सभा ने देश के लिए एक बहुत बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। और उसमें अमेरिका, हम देख सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में स्त्रियों को जो मताधिकार है वो तब भी नहीं दिया गया था, बहुत लेट दिया गया, किंतु हमारे संविधान में फ्रॉम द स्टार्टिंग महिलाओं को, स्त्रियों को, क्योंकि बीइंग ए वीमेन, हम वीमेन की भी बात कर ले यहाँ पर, तो स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। एम आर जयकर ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, और उसकी संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, और उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों व प्रक्रियाओं दोनों ही दृष्टि से मर्यादित है। क्योंकि उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि हम संविधान सभा के हर एक बिंदु पर हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर जिस्ट देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसमें स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य की घोषित किया गया, और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की बात की गई, और भारतीय संघ इसमें हिस्सा लेंगे, इस तरह की बात की गई। और जो वर्णित क्षेत्र थे, जिसमें मैंने अभी भी बताया कि भारतीय राज्यों में जो जितने भी सम्मिलित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का निर्धारण संविधान सभा के माध्यम से ही किया गया। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ रहेगी और प्रशासन के संचालन के लिए किस किस तरह की बातें होंगी, अवधारणाएं होंगी, इन सब बिंदुओं के बारे में जो है चर्चा इस संदर्भ में की गई। तो और आगे की जो चर्चा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो है समय हो गया इतना, तो मैं ये चाहूंगी कि अब आगे की चर्चा जो है हम विस्तार से दिनेश सर से सुने, क्योंकि आई एम ऑल्सो ईगर टू हियर हिम। और सर ने जो है अब तक का जो सर का जो कार्य है वो बहुत श्रेष्ठ है, और पूरा भारतवर्ष इसके लिए आभारी रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ग्रेट
ग्रेट एंड ग्रांड जो सेलिब्रेशन है हमारे संविधान को लेकर, तो हमें आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी ने मुझे इतने पेशेंस के साथ धैर्य पूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत सुंदर ढंग से आज संविधान सभा में क्या होने वाला है उसकी रूपरेखा हम लोगों को बता दी। और हमें बहुत खुशी है कि आप लगातार हम लोगों से न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि हमारी ये जो वर्कशॉप चल रही है उस वर्कशॉप पर भी आपकी नज़र है। बहुत अच्छा लगा जब आपने 17 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसका भी विस्तार से वर्णन किया, और साथ ही साथ 18 दिसंबर को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी की पूरी रूपरेखा ही नहीं, पूरी की पूरी थीसिस ही आपने हमारे सामने रख दी। मैम, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, और बिल्कुल मैं ये उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि आप आगे भी हमसे इसी तरह से जुड़ेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं डिजिटल मंच से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो साथियों, ये हैं 18 दिसंबर को क्या होने वाले जो कार्य है उसकी रूपरेखा डॉक्टर सुमन मौर्य मैम ने हमारे सामने रखी। अब मैं सीधा 18 दिसंबर को जो हुआ उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, और बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहूँगा साथियों कि 18 दिसंबर को एक बहुत विस्तार चर्चा हुई, बहुत समय लगने वाला है आज। और जैसा मैम ने कहा कि 18 दिसंबर की जो चर्चा है उसमें शुरुआत में इस बात पर चर्चा है कि आगे आने वाला जो क्रिसमस की जो छुट्टियां हैं उसमें क्या छुट्टियां रहेगी या हमारी संविधान सभा में कुछ काम भी होगा। इसको लेकर इनिशियल स्टेज में कुछ चर्चा है जिसके बारे में मैम ने हमको संकेत किया, और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव, लक्ष्य मूलक प्रस्ताव पर किस सदस्य ने क्या कहा, मैम ने सबके एक एक करके नाम भी बोले। हम लोग उसको विस्तार से चर्चा करना चाह रहे हैं। तो साथियों, 18 दिसंबर की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, बुधवार है 18 दिसंबर 1946, और हिंदी संस्करण लिखा हुआ है। पहले कार्यक्रम है, फिर लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा है। हूबहू चर्चा आपके सामने है। जैसा आप लोगों को बताया गया कि कभी कोई नया मेंबर आ जाए तो उसका परिचय पत्र लिया जाता है और उनसे रजिस्टर पर साइन करवाए जाते हैं। आज कोई नया मेंबर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हो रही है। बैठक प्रारंभ होते ही सभापति जी एक मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं, यानी सदस्यों के सामने रख रहे हैं। और वो क्या मुद्दा रख रहे हैं जिसके बारे में मैम ने संकेत भी किया है। मुद्दा यह है कि मोहनलाल सक्सेना जो कि संविधान सभा के एक मेंबर हैं, उन्होंने एक मुद्दा रखा है कि सर क्रिसमस की छुट्टियां आ रही है, क्या रहेगा सिस्टम, जरा देखिएगा। सभापति, मुझे श्री मोहनलाल सक्सेना से एक नोट प्राप्त हुआ है जिसमें मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं इस संदर्भ में एक वक्तव्य दूं कि रूल्स कमेटी ने अपने काम में अब तक कितनी उन्नति की। आप लोग जानते हैं ना कि नियम समिति बन चुकी है, नियम समिति काम कर रही है। संविधान सभा जब संविधान का निर्माण का काम करती है, इसके बाद में 16 लोग, 15 मेंबर प्लस नियम समिति के सभापति, 16 मेंबर मिलकर संविधान सभा के संदर्भ में नियमों का निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे मोहनलाल सक्सेना जी ने कहा है कि नियम समिति ने अब तक कितनी प्रोग्रेस कर ली है, इसके बारे में हमको जानकारी दी जाए। मैं समझता हूं कि यदि ये वक्तव्य मैं आज दे दूं तो मेंबर को इससे अपने आगे का कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता मिलेगी। चूंकि छुट्टियां आ रही है आगे, तो मेंबर्स ने अपना कई सारे प्रोग्राम बना रखे होंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, कुछ का उनका शेड्यूल होगा। तो मैं आज अगर आपको इस बारे में जानकारी दे दूं तो मेंबर्स को अपना शेड्यूल तय करने में आसानी हो जाएगी। हम उन मसौदों पर बहस करते हैं जो पहले से तैयार हो चुके हैं और हमने बहुत कुछ काम कर लिया, लेकिन कुछ काम करना बाकी है। साफ साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि हमारी जो नियम समिति है उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ चर्चा करना बाकी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे आशा है कि हम लोग शुक्रवार तक इस काम को पूरा कर लेंगे। आज वार बुधवार है और वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि शुक्रवार तक नियम समिति अपना पूरा काम कर लेगी। अब वो क्या कह रहे हैं, सोमवार को 23 तारीख है और उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां हैं। मैं नहीं समझता कि हम एक दिन में नियमों को पूरा कर देंगे। उन्हें पूरा करने में कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। अगर सभी सदस्य सहमत हैं तो मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि हम तारीख 24 और 25 को क्रिसमस की छुट्टियां मनाएं और उसके बाद असेंबली की बैठक बराबर होती रहेगी। अब वो कह रहे हैं
कि मेरा ये मत है कि अगर सदस्य अगर इस बात से सहमत है तो 24 और 25 तारीख को हम क्रिसमस की छुट्टियां मना सकते हैं और उसके बाद संविधान सभा की बैठक को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि नियम समिति ने जो नियम बनाए हैं वो संविधान सभा की इस बैठक में उन नियम समिति के नियमों को हम लोग स्वीकार कर सके। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी बात को रख रहे हैं। साथियों, मैं ये सब बातें आप लोगों को इतना विस्तार से क्यों बताना चाह रहा हूं, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि संविधान सभा में काम किस तरह से होता था, यानी छोटे से छोटे मुद्दे के लिए वहां किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता था, ये इससे स्पष्ट हो जाएगा। फिर वो आगे कह रहे हैं कि उसके बाद असेंबली की बैठक बराबर होती रहेगी, इसलिए तारीख 26 और 27 को हम नियमों के बारे में बहस करेंगे और उसे तारीख 27 तक खत्म कर देंगे। 26-27 तारीख को हम लोग जुटेंगे, नियमों पर बहस करेंगे और 27 तारीख को हम लोग नियम पूरे बनाकर उसे खत्म कर देंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में अनंत सायमनम आयंगर, जो कि संविधान सभा के एक मेंबर है, मद्रास से है, वो कुछ बोलते हैं। वो क्या कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्रिसमस के हफ्ते भर की हम छुट्टी लें और उस समय के लिए यहाँ से वापस चले जाएं और अगले साल शुरू से वापस मिले। वो कह रहे नहीं सर, क्रिसमस पूरे सप्ताह भर की छुट्टी होनी चाहिए और हम लोग अगले साल मिलेंगे। सभापति जी कह रहे हैं यदि हम सिर्फ 2 दिन की छुट्टियां लें तो ये आशा नहीं की जा सकती है कि मेंबर अपने घरों को जा सकेंगे। बिल्कुल सभापति जी ने इस बात को महसूस कर लिया। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, आज फ्लाइट की सुविधाएं हैं, आप जोधपुर में बैठे हैं, आपको भोपाल जाना, बॉम्बे जाना, मद्रास जाना, बेलगाम जाना, कर्नाटक जाना, कहीं पर भी जाना, आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं, पूरे भारत भर से संविधान सभा में सदस्य थे। आप 2 दिन का अवकाश करेंगे तो लोग घर जाकर वापस कैसे आएंगे। सभापति जी कह रहे हैं यदि हम सिर्फ 2 दिन की छुट्टियां लें तो यह आशा नहीं की जा सकती कि मेंबर अपने घरों को जा सकेंगे। अब आप दिल्ली में बैठकर बैठक कर रहे हो, कोई आसाम से आ रखा, कोई बंगाल से आ रखा, कोई मद्रास से आ रखा, कोई बेंगलोर से आ रखा, कोई राजस्थान से तो कोई था नहीं, अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो ये लोग कैसे घर जाएंगे और कैसे वापस आएंगे। फिर हृदयनाथ कुंजरू साहब एक बात बोलते हैं जो कि संयुक्त प्रांत से हैं। वो कह रहे हैं सभापति महोदय, जब यह अधिवेशन शुरू हुआ था तो हम में से बहुत से लोगों का यह विचार था कि यह क्रिसमस से पहले खत्म हो जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई काम निश्चित कर लिए। सर, जब अधिवेशन शुरू हुआ तो हमको लगा कि क्रिसमस से पहले पहले अधिवेशन समाप्त हो जाएगा, इसके हिसाब से हमने अपना शेड्यूल तय कर लिया है। मैं छुट्टियों के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं भी छुट्टियां बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन यदि यह अधिवेशन 23 दिसंबर से आगे किया जाए तो हमारे महत्वपूर्ण काम जो पहले से तय हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। सर, मैं छुट्टियां नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि पहले से हमको मालूम नहीं था इसलिए हमने कई सारे अपने कार्यक्रम बना लिए हैं, वो कार्यक्रम प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए छुट्टियां करना जरूरी है। फिर धीरेन्द्र नाथ दत्त बोलते हैं सभापति महोदय, श्रीमान ने अभी कहा था कि 23 दिसंबर को हमारे सामने नियम पेश किए जाएंगे और उन पर 26 तारीख को विचार होगा, लेकिन संशोधनों को पेश करने के लिए कुछ वक्त जरूरी है। देखिए कितनी जबरदस्त बात धीरेन्द्र नाथ दत्त जो कि बंगाल से, वो कह रहे हैं कि सर अभी आप क्या कह रहे हैं कि 23 तारीख के बाद हम लोग नियम प्रस्तुत करेंगे, 2 दिन का वक्त मिलेगा, तो हम कब उस नियमों में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे, कब पहले हम उन नियमों को समझेंगे, पहले नियमों को समझेंगे और उसके बाद उसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव कब रखेंगे। सर, ये 2 दिन तो बहुत कम टाइम है। फिर रेवरेंड JJM निकोलस रॉय, उनका एक विस्तार से भाषण भी आएगा अभी। वो क्या कह रहे हैं, वो चूंकि क्रिश्चियन है, वो क्या कह रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि क्रिसमस का क्या महत्व है क्रिश्चियंस के लिए, तो वो क्या कह रहे हैं, सभापति महोदय, क्रिसमस की छुट्टियों का ईसाइयों के लिए बड़ा महत्व है और आमतौर पर हम 24, 25, 26 और 27 तारीखों को छुट्टियां मिला कर दी है, और यदि संविधान सभा की बैठक 2 और 3 जनवरी को हो तो हमें बहुत खुशी होगी। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि सर, हम ईसाई हैं और हमारे ईसाइयों के लिए क्रिसमस की छुट्टियों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए आप क्यों ना जनवरी के पहले सप्ताह में मिलने की बात करें। फिर DP खेतान साहब आते हैं, वो बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, उनकी बात को सुनिएगा। वो कह रहे हैं श्रीमान, आपके बताए हुए कार्यक्रम से संविधान सभा के मेंबर जिस ढंग से सहमत नहीं हुए उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सर, जो आप कार्यक्रम बता रहे हो उस कार्यक्रम से हमारे सभा के सदस्य सहमत नहीं हो रहे, मुझे बड़ा आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है, जरा वो क्या कह रहे हैं, संविधान सभा के काम को हम अन्य कामों की अपेक्षा
तरजीह देने चाहिए, मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके हमें अपना काम खत्म कर देना चाहिए। हमें बिना नियमों को पास किए हुए, जिनका कि बहुत महत्व है, अधिवेशन को खत्म नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीमान, आपके द्वारा संविधान सभा के सभी मेंबरों से अपील करता हूं कि वे अपने सब अन्य कामों को अलग रख दें और हमारे सामने जो महत्वपूर्ण काम है उसको पहला करें। कोई कह रहा क्रिसमस की छुट्टियां जाऊंगा, कोई कह रहा कि मेरा शेड्यूल पहले से बना हुआ है उसमें मैं जाऊंगा, बिल्कुल गलत बात है। संविधान सभा का काम बहुत महत्वपूर्ण है, पहले संविधान सभा के कामों को महत्व दिया जाना चाहिए। डीपी खेतान साहब, नाम सुना हुआ है? हमारी जो प्रारूप समिति बनी थी, यस, प्रारूप समिति के वो मेंबर थे, आगे नाम आएगा डीपी खेतान साहब का, खेतान ग्रुप वाले। ये बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, ये जो खेतान ग्रुप जिसके फैन आजकल बंद है सर्दियों की वजह से। बगराम जी वैसे भी शॉल ओढ़कर, रजई ओढ़कर बैठे हैं, कई सारे मित्र हमारे रजई ओढ़कर ही बैठे हैं, तो उनकी ये बात। अब मोहनलाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं? सभापति महोदय, मैं ये सुझाव पेश करता हूं कि कमेटी के काम में सहूलियत पैदा करने के लिए इस सभा की कल बैठक नहीं हो, लेकिन परसों दोपहर के बाद बैठक हो, ताकि कमेटी को पूरी रिपोर्ट हमको मिल सके और शनिवार से हम नियमों पर विचार कर सके। वो कह रहे हैं कि कल बैठक मत कराओ, फिर परसों ही बैठक कराओ, ताकि हम नियमों पर विचार कर सके। फिर आर के सिद्धवा जी की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बड़े जबरदस्त विचार है उनके। मैं सारे विचार आपके सामने रखूंगा ताकि हमको मालूम हो सके कि आज जिन परिस्थितियों में हम लोकतंत्र की खुली हवा में रह रहे हैं, हमारे संविधान निर्माताओं के लिए क्या दिक्कतें थी। जब 1946 में संविधान जब बन रहा था तो किस प्रकार की परिस्थितियां थी, उसको समझे बिना संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी प्रासंगिकता को हम हरगिज भी नहीं समझ सकते। सिद्धवा जी को आगे भी सुनेंगे हम लोग। सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? मेरी राय में रिपोर्ट के अध्ययन करने के लिए और संशोधनों को पेश करने के लिए इस सभा को कुछ दिन मिलने चाहिए। अपनी पार्टी की बैठकों में भी हमें इन पर विचार करना होगा। हम 2-3 दिन लग जाएंगे। अब देखिएगा, एक मैं नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। सिद्धवा जी कह रहे हैं कि जो नियम आप रखोगे वो तो ठीक है, लेकिन इन नियमों पर चर्चा करने के लिए हमको वक्त चाहिए, क्योंकि हम अपनी पार्टी में भी इन नियमों पर चर्चा करेंगे। कोई कांग्रेस से आता है, कोई मुस्लिम लीग से आता है, कोई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से आता है, कोई वामपंथी है, कोई साम्यवादी है, कोई समाजवादी है, कोई स्वराज पार्टी का है। तो हमारी खुद की भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। हम ठीक है कांग्रेस के बैनर तले जीत कर आए हैं, पर जो नियम रखोगे पहले हम अपनी पार्टी में चर्चा करेंगे, वहां से स्वीकृति मिलेगी तब हम लोग यहां पर उस पर चर्चा करेंगे। ये वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप जो चर्चा 9 दिसंबर 1946 से जो प्रारंभ कर रहे हो और 24 जनवरी 1950 को जाकर जो खत्म करोगे, ऐसा नहीं है कि संविधान का निर्माण इसी संविधान सभा के अंदर ही सब कुछ हुआ है। बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो समितियों ने किया, जिस पर मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था। बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जब लोगों ने अपनी अपनी पार्टी के मंच पर उनके ऊपर विचार विमर्श किया। आपको याद होगा, कल मैंने आप लोगों के सामने एक बात रखी थी और सरदार उज्जवल सिंह जो कि पंजाब से आते हैं, जो कि सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगस्त में हमारी बैठक जब हुई थी तो हमने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवेदन पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम संविधान सभा की बैठकों में भाग लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान सभा की जिन बैठकों को आप हूबहू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे इतर भी जहां और है, उससे इतर भी बहुत सारी बातें हैं जिनको समझेंगे तब जाकर पूरा भारत का संविधान समझ में आएगा। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, पहले तो आपने हमको लालच दिया कि संविधान सभा की बैठकों को सुन लीजिए, आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। ये स्टेप है, ये पहला स्टेप है, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आगे हमको लेने होंगे। अगर आप इसी तरह से सहयोग देते रहे, जूम और यूट्यूब पर जो आप स्नेह दे रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे अभिप्रेरणा मिलती है, हमको ऐसा लगता है कि हम अपने दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ रहे। फिर सभापति महोदय कह रहे हैं, जनवरी के पहले सप्ताह में कुछ सार्वजनिक कार्य हैं जिनके बारे में बहुत पहले घोषणा हो चुकी है। अरे वाह, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी समझ में आ जाता है कि नहीं यार, जनवरी के पहले सप्ताह में तो बैठक नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सार्वजनिक है। और वो सार्वजनिक काम में क्या कह रहे हैं, आप जरा इंपोर्टेंस देखिएगा, वो एक सार्वजनिक काम की ओर इशारा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरणतः अगले साल 2 जनवरी में साइंस कांग्रेस शुरू होने वाली है। जनवरी में साइंस कांग्रेस शुरू होने वाली है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस साइंस कांग्रेस में जाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस साइंस कांग्रेस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, वो कह रहे हैं। 2 जनवरी से साइंस कांग्रेस शुरू होने वाली है, सारे संसार के प्रमुख वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं
और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेना है। अन्य मेंबर को भी उसमें दिलचस्पी हो सकती है। इस तरह से दूसरे कार्यों की भी तिथि निश्चित है। इसलिए मुझे इसकी चिंता थी कि उन सार्वजनिक कार्यों जिनके बारे में पहले घोषणा हो चुकी है, कोई बाधा ना डाली जाए और अपना काम जहां तक हो सके इस साल ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि 24-25 की छुट्टी के बाद में 26-27 तारीख को हम लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन साहब बोलते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो के साहब सार्वजनिक काम तो है, कई लोगों के शेड्यूल भी है, क्रिसमस की छुट्टियां भी है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनना, पुरुषोत्तम दास टंडन कह रहा है कि साहब एक और प्रॉब्लम भी है। और वो कौन सी प्रॉब्लम है? पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं, वो कह रहे हैं प्रांतीय असेंबलियों के काम की यहाँ के काम के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है। वो कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि कुछ प्रांतों की जो विधानसभा है वो भी तो काम कर रही है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन कह रहे हैं सर, प्रांतों की विधानसभा को कह दीजिए कि संविधान सभा के काम के अनुसार काम करें। संविधान सभा जिन जिन डेट को बैठती है उस दौरान प्रांत की विधानसभा नहीं बैठेगी। यह बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? आपको मालूम होना चाहिए कि बॉम्बे की विधानसभा का जो मेंबर है वही व्यक्ति संविधान सभा का भी मेंबर है। याद आया संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? आपको बताया गया था कि बॉम्बे की विधानसभा ने बॉम्बे के हिस्से में संविधान सभा के जो मेंबर आए थे उन लोगों को चुना था, और उन लोगों ने अपने में से तो चुना था। इसका मतलब जो व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य है वे लोग कहीं ना कहीं किसी राज्य की विधानसभा के भी सदस्य हैं। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल समझ में आई? चलिए, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आते हैं, और पटेल साहब आते हैं तो कुछ नया ही होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब मुंबई से हैं, मुंबई ही था उस समय। श्रीमान, एक ऐसी सभा जिसमें 300 महत्वपूर्ण मेंबर हैं, सभी की सुविधा के अनुसार काम करना कठिन है। कोई कह रहा हमारा क्रिसमस है, कोई कह रहा हमारा पहले से शेड्यूल है, कोई कह रहा है कि हमको साइंस कांग्रेस में जाना है, कोई कह रहा है कि हमारे सार्वजनिक और दूसरे काम है। सभी की सुविधा के अनुसार काम करना कठिन है। सभी प्रांतों में बजट अधिवेशन शुरू होने वाले हैं। केंद्रीय असेंबली का भी बजट अधिवेशन शुरू होने वाले। सभी लोगों की सुविधा के अनुसार काम करना संभव नहीं है। ये राय ठीक ही दी गई है कि संविधान सभा के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक हम नियमों को पास नहीं कर दें, हम संविधान सभा के काम को कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बैठक खत्म होने से पहले हमको नियमों को समाप्त कर देना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में बजट सत्र शुरू होने वाला है, हमारे खुद की संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, पर हम लोगों को पहले नियमों को पास करना चाहिए, क्योंकि नियम पास नहीं होंगे तब तक संविधान सभा अपना कार्य आगे नहीं कर पाएगी। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कह रहे हैं। फिर के संतानम साहब आ रहे हैं जो कि मद्रास से हैं। के संतानम साहब भी संविधान सभा के बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर में से। आर के सिद्धवा जी, के संतानम साहब, मोहनलाल सक्सेना जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, सिब्बन लाल सक्सेना जी, ये कुछ ऐसे KT शाह, ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी चर्चा में बहुत बार नाम आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन इन सब का व्यक्तिगत परिचय भी आपको दे दूं कि कौन कहां से था, किस समुदाय को रिप्रेजेंट करता था, किन की क्या उपलब्धियां हैं, किन का क्या बैकग्राउंड है। के संतानम साहब, ये वही के संतानम साहब है जिनके बारे में मैं अक्सर अपने जब कभी मुझे बात बोलने का मौका मिलता है तब मैं जरूर बात कहता हूं। पता है के संतानम साहब ने क्या सुझाव दिया था? आप भी बता दीजिए आपको वो सुझाव कैसा लगा। के संतानम साहब ने कहा था संविधान सभा की जब अंतिम बैठकें चल रही थी उस दिन, क्या कहा था? सभी राज्यों के विश्वविद्यालय में भारत के संविधान को स्नातक स्तर पर एक अनिवार्य पेपर बना देना चाहिए, और जो विद्यार्थी संविधान का पेपर पास करेगा उसे ही डिग्री दी जानी चाहिए। ये के संतानम साहब वो है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे तो कितना शानदार हो जाएगा। भारत का संविधान एक अनिवार्य पेपर के रूप में, जैसे आप हिंदी और अंग्रेजी देते हैं, जैसे आप पर्यावरण का पेपर देते हैं, जैसे आप कंप्यूटर का पेपर अनिवार्य पेपर के रूप में देते हैं, ये के संतानम साहब, याद रखना नाम उनका आगे आएगा। मैं ये राय देना चाहता हूं कि नियम जैसे जैसे तैयार होते जाए असेंबली में पेश किए जाए। अब देखिएगा, के संतानम साहब कह रहे हैं कि यार आप बैठकर 4-5 दिन से नियम बना रहे हो, तो जो नियम बन गए हैं वो रख दो, एक एक करके पास कर लेते हैं। सुझाव ठीक है कि नहीं है? के संतानम साहब ने कहा कि एक साथ में सारे नियमों को क्यों ला रहे हो, जैसे जैसे नियम बन रहे हैं एक एक करके पास कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं सभापति जी? सभापति जी कह रहे हैं
जी नहीं, एक एक नियम को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सारे नियम आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। हो सकता है पहला नियम कहता हो कि संविधान सभा का एक सभापति होगा, और 7वां नियम सभापति से जुड़ा हुआ हो, 12वां नियम फिर सभापति से जुड़ा हुआ हो, 15वां नियम फिर जुड़ा हुआ हो, तो इसलिए एक साथ में ही नियम रखने पड़ेंगे, टुकड़ों में नियम पारित नहीं किए जा सकते। आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेगी कि कैसे लोग थे वे। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन कह रहे, श्रीमान मेरी राय में हमें इस दृष्टि में रखना चाहिए कि बहुत से मेंबर क्रिसमस के सप्ताह के लिए कार्य निश्चित कर चुके हैं, अब हमें यह कहने से कोई फायदा नहीं होगा। अब क्यों डिस्कशन कर रहे हैं सर, सारे मेंबर्स अपना शेड्यूल तय कर रखे हैं क्रिसमस की छुट्टियों के हिसाब से, इसलिए इस पर कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। सभापति जी क्या करें? ओके, अब हमने विभिन्न वक्ताओं के भाषण और उनके विचार सुन लिए। इन बातों पर विचार करने के बाद हम कल किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि भाई हमको क्या करना है क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में। सभापति जी ऐसा कहकर अपनी बात को खत्म कर देते हैं। फिर वो लक्ष्य प्रस्ताव जो कि पहले से चल रहा है उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, और पहला नाम पुकारते हैं रेवरेंड JJM निकोलस रॉय। JJM निकोलस रॉय ये क्रिश्चियन है, आपको अभी थोड़ा सा बताया था, क्रिसमस की छुट्टियों की अनिवार्यता की ये बात कर रहे थे। निकोलस रॉय की मैं एक एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। RK सिद्धवा जी की भी मैं एक एक बात आपके सामने रखूंगा, इससे आपको अनुभूति होगी कि किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ। जरा देखिए, सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए श्रीमान ने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को पूरे बल से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव में वे सभी सिद्धांत हैं जो इस सभा में पेश होने वाले इस प्रकार के प्रस्ताव में होने ही चाहिए। सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इस प्रस्ताव में वे सारी बातें हैं जो संविधान सभा के प्रारंभ में होनी ही चाहिए, ऐसा निकोलस रॉय कह रहे हैं। लेकिन वो उन एक एक पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें गणतंत्र का उल्लेख है, इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, इसमें राजतंत्र ना होने का उल्लेख है, एक एक करके बात बताना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि मंत्रिमंडल की घोषणा, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल की घोषणा में सेक्शनों का विचार प्रकट किया गया, और श्रीमान सम्राट की सरकार ने हाल में जो व्याख्या की है उसके अनुसार किसी सेक्शन के हर प्रांत को अन्य प्रांतों के बहुसंख्यक मेंबर के बहुमत का सामना करना पड़ेगा। बहुत गजब की बात मैं ये रखना चाह रहा हूं, और मुझे मालूम है आपको समझ में आ जाएगी। आपको याद होगा आपके सामने 3 सेक्शन रखे गए थे, A सेक्शन में कुछ राज्य, B सेक्शन में कुछ राज्य, C सेक्शन में कुछ राज्य। निकोलस राय साहब कह रहे हैं कि श्रीमान मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये आपने सेक्शन के लिए आपने स्वीकृति दे दी, और साथ ही साथ उसमें यह प्रावधान कर दिया कि किसी सेक्शन का बहुमत यदि किसी बात को स्वीकार नहीं करता है तो फिर वो बात लागू नहीं होगी। ये निकोलस राय कह रहे हैं ये बड़ी दुखद स्थिति है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, उनको मालूम है कि वो कहां कहां पर अल्पसंख्यक है और उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वो कह रहे हैं मैं विशेषता सेक्शन C के बारे में कह रहा हूं। अब आपको मालूम है A, B और C सेक्शन में कौन कौन लोग थे। अब वो क्या कह रहे हैं पूरी बात समझ में आएगी। मैं विशेषता सेक्शन C के बारे में कह रहा हूं जिसका संबंध आसाम से है। आप लोग जानते हैं साथियों, सेक्शन C में आसाम है, और आप लोग जानते हैं सेक्शन C में बंगाल भी है। अब देखिए, अब आप इस बात को महसूस कीजिएगा कि कैसी कैसी परिस्थितियां हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष आई होगी, किस तरह से संविधान सभा के सदस्यों के बीच में मतभेद थे विभिन्न मुद्दों को लेकर। वो कह रहे हैं सर ये क्या किया सर आपने, सेक्शन C स्वीकार कर लिया, और मैं आसाम, निकोलस राय आसाम से थे, मैं आसाम से आता हूं और आसाम के साथ बंगाल है। आगे देखिए, मैं विशेषतः सेक्शन C के बारे में कह रहा हूं जिसका संबंध आसाम से है। आसाम गैर मुस्लिम प्रांत है, सुनो ना, आसाम गैर मुस्लिम प्रांत है। संविधान सभा में आसाम के 7 गैर मुस्लिम प्रतिनिधि हैं। संविधान सभा में आसाम से 7 गैर मुस्लिम प्रतिनिधि है और 3 मुसलमान प्रतिनिधि है। खेद मुझे इस बात का है कि मेरे मुसलमान मित्र इस असेंबली में मौजूद नहीं है। आसाम से हम टोटल 10 लोग हैं, 7 तो गैर मुस्लिम है और 3 मुस्लिम है। मेरी इच्छा थी कि वे यहां होते। श्रीमान बंगाल के 27 गैर मुसलमान और 33 मुसलमान प्रतिनिधि है। अब वो क्या कह रहे हैं कि बंगाल में 27 तो गैर मुसलमान है और 33 मुसलमान है।
बात समझ में आ रही है कि बंगाल में टोटल 60 थे, आपको बताया था, 27 तो गैर मुस्लिम है और 33 मुस्लिम है। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर हमको एक ही सेक्शन में आपने शामिल कर दिया, बंगाल भी एक ही सेक्शन में, आसाम भी एक ही सेक्शन में, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि बंगाल में 33 मुस्लिम है लेकिन आसाम में 3 मुस्लिम है, तो 33 और 3 36 हुए। आसाम में 7 गैर मुस्लिम है लेकिन बंगाल में 27 गैर मुस्लिम है, तो 27 और 7 जोड़ते हैं तो 34 होते हैं, पर वो 36 होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। अब वो 2 की संख्या ज्यादा होने के कारण अपने हिसाब से सारी बातें मनवा लेंगे, ऐसा निकोलस राय कह रहे हैं। मैं उनकी बात को आगे स्पष्ट कर रहा हूं। श्रीमान, बंगाल के 27 गैर मुसलमान और 33 मुसलमान प्रतिनिधि है। अगर हमको एक ही सेक्शन में सम्मिलित किया जाए तो 36 मुसलमान और 34 गैर मुसलमान। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात सबको? 34 गैर मुसलमान प्रतिनिधि होंगे और यदि उस भाग में बहुमत से वोट लिया जाए तो सीधे तौर पर बहुमत से वोट, जैसा कि श्रीमान सम्राट की सरकार की व्याख्या है, तो इसका अर्थ है कि हमारा संविधान, हमारे आसाम का संविधान बंगाल के लोगों के बहुमत से बनेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सेक्शन सी में बंगाल भी है, सेक्शन सी में आसाम भी है। सर, आसाम से हम 7 गैर मुस्लिम हैं, आसाम से 3 मुस्लिम है, लेकिन बंगाल से जो बताया 33 मुस्लिम है और 27 गैर मुस्लिम है, जोड़ते हैं तो मुस्लिम 36 हो जाते हैं और हम 34 हो जाते हैं। और सम्राट की व्याख्या यह है कि जो भी निर्णय होगा वो बहुमत से होगा। तो सर, हम तो 34 है, वो 36 है। मैं नहीं कह रहा हूं, निकोलस राय कह रहे हैं। आगे जरा देखिए, तो इसका अर्थ है कि हमारा संविधान, हमारे आसाम का संविधान बंगाल के लोगों के बहुमत से बनेगा, यानी मुस्लिम लीग द्वारा बनेगा। श्रीमान, हम नहीं समझते हैं कि इससे भी अधिक अन्याय हो सकता है। श्रीमान, इससे ज्यादा अन्याय हमारे साथ क्या होगा? फिर वो कह रहे हैं, इसके बाद हर्ष ध्वनि हुई है सभा में, ये एक ऐसा विषय है जिस पर इस संविधान सभा के सभी मेंबर को विचार करना चाहिए। जब कैबिनेट ने अपनी घोषणा की थी तो हम आसाम निवासियों ने समझा कि आगे चलकर इस तरह की व्याख्या भी की जा सकती है, लेकिन हमने इस पर विश्वास किया कि कैबिनेट इतनी अनुचित बात नहीं करेगा कि आसाम को, जो कि एक गैर मुस्लिम प्रांत है, एक मुस्लिम प्रांत के अधीन रख दे और यह कि हमारे संविधान को हमारे सेक्शन के मेंबरों के बहुमत से बनने दे। हमने कभी यह भी नहीं सोचा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने विचार किया कि आसाम के लोगों को इस स्थिति में रखना उनके प्रति अन्याय होगा। उन्होंने कहा, सर, इनिशियल स्टेज में जब ये बात आई थी तो हमने सोचा ऐसा नहीं होगा, लेकिन सर ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 34 लोगों पर भारी पड़ रहे और हम लोगों को उनका संविधान मानना पड़ेगा। अब कल्पना कीजिए कैसा हो रहा है, किस तरह से परिस्थितियां आ रही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपको मैंने बताया था कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीनों पहले अपने अपने संविधान बनाएंगे। इनिशियल स्टेज में व्यवस्था इस प्रकार की थी, याद आया कुछ? शुरुआत में व्यवस्था इस प्रकार की थी कि ये तीनों सेक्शन अपने अपने संविधान बनाएंगे और उसके बाद में भारत का संविधान बनेगा। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में सिस्टम को क्या कर दिया, हमने समाप्त कर दिया, पर मैं तो इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं। फिर वो कह रहे हैं कि सर, जून 1946 में हमने शिलोंग में एक सार्वजनिक सभा की। हमने मतलब वहां के आसाम के लोगों ने। मैं उस सभा का सभापति था। हम लोग कैबिनेट की घोषणा पर बहस कर रहे थे और उस सभा में मैंने ये कहा था, कैबिनेट ने जो घोषणा की 16 मई 1946 को, इस पर हमने बहस करने के लिए जून 1946 में एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक का मैं सभापति था सर, और उस बैठक में मैंने क्या कहा था, निकोलस रॉय कह रहे हैं, मैंने क्या कहा था? कैबिनेट की घोषणा के पैराग्राफ 15.5 में मैं ये समझता हूं कि कैबिनेट ने जिस समूह का सुझाव दिया उसको बनाने या ना बनाने की हर एक प्रांत को स्वतंत्रता होगी। वो कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से अलग अलग समूह बनाए, उस समूह का भाग बनना नहीं बनना की स्वतंत्रता प्रांत को होगी, लेकिन आपने हमको सी सेक्शन में डाल दिया। अब ये स्वतंत्रता तो है ही नहीं, हमको सी में शामिल ही नहीं होना, क्योंकि सी में मुस्लिम लीग का बहुलता है, हमको वहां पर शामिल नहीं होना, पर आपने अपनी मर्जी से ये कर दिया सर। इस तरह से वो अपनी बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, सर, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की घोषणा का हमने ये आशय समझा और श्रीमान मुझे विश्वास है कि उस समय कांग्रेस का भी यही दृष्टिकोण था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अभी हाल ही में ये घोषित किया कि कांग्रेस ने इस समय तक श्रीमान सम्राट की सरकार की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है, और उसे देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ।
आपको याद है 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जो बात हुई वो 16 मई को हुई। 16 मई के बाद से जो भी बातें हुई हम उसको स्वीकार नहीं करते, अगर आपको ये बात याद हो तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि 16 मई तक की बातें ठीक है, 16 मई की बाद की बातों को हम स्वीकार नहीं करते। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निकोलस राय ऐसा कह रहे, श्रीमान हमारा अब भी वही मत है। मुझे ये दिखाई देता है कि ब्रिटिश कैबिनेट का अब ये विचार नहीं है। अब देखिए, निकोलस राय कह रहे हैं कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने जो घोषणा की, अब ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन के सम्राट जो है वो अब उस घोषणा से पीछे हट रहे हैं। सर ये बात सही नहीं है। वो जो घोषणा की गई थी जिसमें इस बात का अधिकार दिया गया था हर प्रांत को कि वो जिस सेक्शन में चाहे मिल सकते हैं, लेकिन सर अब जो ये बात की जो घोषणा आ रही है वो सब घोषणाएं हमारे प्रतिकूल आ रही है। सर अब ये तरीका सही नहीं है। फिर वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कौन, निकोलस राय, कि सर जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में था तो उसके अलग राग था, लेकिन कैबिनेट मिशन के लोग जैसे इंग्लैंड में पहुंच गए उनका राग उल्टा हो गया और अब वो मुस्लिम लीग की बातों में आ गए हैं और मुस्लिम लीग की बातों के अनुसार सब काम कर रहे हैं। जरा देखिएगा, जब वे लोग हिंदुस्तान में थे तो उस समय उनको कुछ परिस्थितियां का सामना करना पड़ा था और उन पर यहां के लोगों के मत का प्रभाव पड़ा, लेकिन इंग्लैंड वापस जाने पर उनके सामने दूसरी परिस्थितियां हैं और वे कंजर्वेटिव पार्टी से प्रभावित हुए हैं। मिस्टर जिन्ना ने भी उनके दिमागों पर जोर डाला है, उन्होंने अपना विचार बिल्कुल बदल दिया है। मुझे तो यही दिखाई देता है। मैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से यह जानना चाहता हूं कि क्या कैबिनेट के मस्तिष्क में जब यह हिंदुस्तान में था वास्तव में यही विचार था? आज जो विचार है क्या वही विचार थे जब आप हिंदुस्तान में आए थे? अब आपने अपने विचार कैसे पलट दिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। हर कोई जानता है कि हमको बलपूर्वक उस स्थिति में रखना अन्याय है। हर किसी को पता है कि हमको जबरदस्ती आप सेक्शन सी में रख रहे हैं बंगाल के साथ में, ये हमारे साथ अन्याय है, जो कि श्रीमान सम्राट की सरकार की हाल की जो व्याख्या है वो हमारे सामने उपस्थित है। हमारा प्रांत एक स्वाधीन प्रांत है और वह एक गैर मुस्लिम प्रांत है। हमको एक ऐसे सेक्शन में जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? जरा सोचिए आप, क्या क्या दिक्कतें आई होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब संविधान का निर्माण शुरू हुआ। सर ये कर क्या रहे हैं आप? हमारे प्रांत जो कि एक गैर मुस्लिम प्रांत है, हमको सेक्शन सी में रखने के लिए आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? आप क्यों हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं? ऐसा निकोलस रॉय कह रहे हैं। हमको एक ऐसे सेक्शन में जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है जो आसाम को बहुमत से हरा सकता है और कृत्रिम बहुसंख्यकों की इच्छा अनुसार संविधान बना सकता है? श्रीमान ये कहा जा सकता है कि इससे तुरंत ब्रिटिश सरकार और इस संविधान सभा के बीच कलह उठ खड़ा होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। किसी महाशय ने कहा था कि मई 16 की घोषणा की परिधि के बाहर जाना और दूसरी व्याख्या करना क्रांतिकारी होगा। वो कह रहे हैं कि किसी महाशय ने भाषण में कहा था कि 16 मई को जो घोषणा की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, उससे बाहर अगर चले गए तो क्रांति हो जाएगी। निकोलस राय कह रहे हैं क्या? जरा देखिएगा, इस संविधान सभा को इस तरह का रुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम लोग मैत्री का रुख दिखा सकते हैं। हम ब्रिटिश सरकार से कहेंगे, क्या कहेंगे जरा सुनिए। आपने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समझौता करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है और आपने बहुत अच्छी सिफारिशें भी की है, लेकिन जब कभी हम ये समझे कि आपकी किसी सिफारिश का अक्षरश प्रयोग में लाना अव्यवहारिक है, अन्यायपूर्ण है, तो जिम्मेदार लोग होते हुए भी हम इसकी स्वतंत्रता होगी कि हम इसकी परिधि से बाहर चले जाएं। निकोलस राय कह रहे हैं कि आपने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के लिए जो काम किया ब्रिटिश सरकार, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपने जो घोषणा की है उस घोषणा का अक्षरश पालन करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जब हमको ये लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम ब्रिटिश सरकार को ये कहना चाहते हैं, ऐसा निकोलस रॉय कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, अब मैं प्रस्ताव के दूसरे हिस्से पर आता हूं, यानी पैराग्राफ 5 पर, और उस पर विचार प्रकट करने के पहले मैं एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा विचार है कि स्वाधीन प्रांतों में से हर प्रांत में ऐसे प्रदेश होंगे जो स्वशासित होंगे और प्रांत से संबंध होंगे, जैसे आसाम। वो निकोलस राय बार बार अपने आसाम प्रांत की बात कह रहे हैं कि सर हमारा प्रांत को पूरा अधिकार है कि हम किस सेक्शन में शामिल हो। फिर उन्होंने विस्तार से उनकी बातों का उल्लेख किया। फिर वो कह रहे हैं
कि इस प्रस्ताव की अन्य बातों पर भी मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। हमारे सामने कई कठिनाइयां और रुकावटें हैं। हिंदुस्तान इस तरह की कठिनाइयों से अछूता नहीं रह सकता। अब सभापति जी बीच में बोलेंगे। साहब, आपने बहुत समय ले लिया है, क्योंकि आपको याद होगा सभापति जी ने कहा था कि 10 मिनट आपको बोलना है। तो सभापति जी कहेंगे, माननीय मेंबर, अपने समय से बहुत अधिक समय आपने ले लिया है। तब निकोलस राय फिर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। अब देखो, वो किसको, साइमन जो साइमन कमीशन भारत में आया, उस साइमन को लपेटे में लेंगे। वो क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं, जो मुझे विस्काउंट साइमन के उस भाषण से सूझी है जो उन्होंने लॉर्ड सभा में दिया। अच्छा, एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे ही 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में आकर कुछ घोषणा करके गया, तब से विंसेंट चर्चिल वाला ग्रुप वहां सक्रिय हो गया। आप लोग जानते हैं, विंसेंट चर्चिल भारत की आज़ादी का हमेशा से विरोधी रहा है। चर्चिल तो अक्सर यह कहता था कि मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं तब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और वो अक्सर ये कहते थे कि जो भारत है वो कभी किसी भारतीय जो है कभी किसी बात पर एक मत नहीं होते। इसलिए चर्चिल के लगातार इंग्लैंड में प्रयास ये चल रहे थे कि एटली की सरकार ने जो कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में भेजा है उसे वह असफल कर दे। तो वो 16 मई और 6 दिसंबर के बीच में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं पर चर्चिल का प्रभाव है, उन घटनाओं पर मुस्लिम लीग का प्रभाव है, उन घटनाओं पर मिस्टर जिन्ना का प्रभाव है। और इन घटनाओं का प्रभाव यह हुआ कि जो मिस्टर एटली भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, जो एटली पहले विपक्ष में जब थे तब वो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते थे, वो एटली जिन्होंने अपना कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा था, वह एटली भी घोषणाओं के बाद में कुछ पलटता हुआ नजर आएगा। साइमन के स्टेटमेंट को क्या कह रहे हैं कि साइमन ने लॉर्ड सभा में क्या कहा था। साइमन का कहना है कि यदि संविधान सभा हिंदुस्तान के लिए संविधान बनाने का काम करती रहे तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू राज की धमकी होगी। साइमन लॉर्ड सभा में क्या बोलते हैं कि जो संविधान सभा ने काम करना शुरू किया है, वो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उससे हिंदू राज स्थापित हो जाएगा। ऐसा निकोलस राय कह रहे हैं साइमन के स्टेटमेंट को लेकर। अब देखिएगा, अब वो क्या कह रहे हैं। हिंदुत्व आजकल काफी चर्चा में है, पिछले सप्ताह भर से काफी चर्चा में है, तो आज इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू राज की धमकी होगी। इन शब्दों को आज एक अखबार में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साइमन ने यह कहा कि हिंदुस्तान में जो संविधान सभा जो काम कर रही है उससे जो संविधान बनेगा उससे भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू राज स्थापित हो जाएगा। ऐसी खबर पढ़कर आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं पश्चिम देशों में था, इंग्लैंड और अमेरिका में, तो मैंने ये देखा कि उन देशों में कुछ लोगों का ये विचार था कि हिंदू एक ऐसा मनुष्य है जो वर्ग व्यवस्था में जकड़ा हुआ है और जो गाय की पूजा करता है। वो कह रहा है कि जब मैं अमेरिका में था, जब मैं इंग्लैंड में था, तो कुछ लोग ये सोचते थे कि हिंदू एक ऐसा मनुष्य है जो वर्ग व्यवस्था में जकड़ा हुआ है और केवल गाय की पूजा करता है। निकोलस रॉय जो कि क्रिश्चियन है, वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिएगा। यदि साइमन हिंदू राज की और इसी विचार से संकेत करते हैं, यानी इस विचार से कि हिंदुस्तान के लोग वर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए और गाय की पूजा करने के लिए मजबूर किए जाएंगे, तो उनका विचार बिल्कुल गलत है। निकोलस राय कह रहे हैं कि मिस्टर साइमन, तुम हिंदुस्तान को जिस चश्मे से देखते हो और हिंदुस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनको जिस चश्मे से देखते हो, तो मिस्टर साइमन तुम पूरी तरह से गलत हो। यदि जो लोग यहां सम्मिलित हुए हैं वे चाहे हिंदू है या मुसलमान, ईसाई है या किसी दूसरे धर्म के अनुयायी, एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो लोकतंत्रात्मक हो, जिसमें हर एक के प्रति न्याय हो। और मेरी समझ में नहीं आता कि वह संविधान हिंदू राज का संविधान क्यों कहा जाए। हम जब सब मिलकर संविधान बनाएंगे जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अन्य समुदाय के लोग भी है, तो ऐसे संविधान को हिंदू राज क्यों कहा जाए। और यदि हिंदू शब्द से हिंदुस्तान के रहने वाले लोग समझे जाए तो निश्चय ही हमारा संविधान हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब क्या है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू है तो ठीक है, फिर हिंदुस्तान का संविधान है ये, तो निश्चय ही हमारा संविधान हिंदुस्तान के लोगों के लिए होना चाहिए। यही वास्तव में हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग एक संविधान बनाएं, लेकिन अगर हिंदुस्तान के कुछ लोग इस समय संविधान निर्माण के कार्य में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं तो वे बाद को उस समय शामिल हो जाए। और मैं समझता हूं एक ऐसा समय आएगा जब वे इस संविधान के बनाने में
बनाने के काम में हाथ बटाएंगे और हिंदुस्तान को एक मुल्क बनाएंगे। ये एक संयुक्त देश जिसका कि शासन एक प्रजातांत्रिक सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि ईश्वर से प्रार्थना करने से ये सब रुकावटें दूर हो जाएगी। हमें महात्मा गांधी अपने बापूजी का अनुकरण करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे रास्ते में ये सब रुकावटें दूर हो जाए और हम एक ऐसा संविधान बनाने का काम कर सके जो हमारे देश के लिए कल्याणकारी हो। निकोलस राय ने साइमन को स्पष्ट कर दिया कि आप जिस हिंदुस्तान और जिस हिंदू की कल्पना का जो चश्मा आपने पहन रखा है वो बिल्कुल गलत है। निकोलस राय के विचार हमने जाने और बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे थे, कैसे कैसे प्रसंग उस समय आ रहे थे। अब आर के सिद्धवा जी का नाम पुकारा जा रहा है बोलने के लिए। सभापति महोदय, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने की जो मांग की थी वह अब पूरी हो गई है। हम यहाँ हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए शामिल हुए हैं और हमें विश्वास है कि चाहे मुस्लिम लीग के हमारे मित्र, जिनका हम स्वागत करते हैं, जिनके बारे में इतने वक्ता कह चुके हैं कि उन्हें खेद है कि वे उपस्थित नहीं आए या नहीं आए, और चाहे अंग्रेजों ने पिछले 4 या 5 दिनों में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा में कितने ही धमकियां दी हो, हम अपना काम करते रहेंगे और एक विधान बनाएंगे। कोई मजाल नहीं है कि वे उसे प्रयोग में ना लाए। आप समझ रहे हैं? 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसके बाद से लगातार जो बैठक चल रही है, उसी दौरान इंग्लैंड की संसद में भी भारत के बारे में चर्चा चल रही है। और वो क्या कह रहे हैं आर के सिद्धवा जी कि कॉमन सभा और लॉर्ड सभा जो कि इंग्लैंड की है, वहां हमें जो धमकियां दी जा रही है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना संविधान बनाएंगे और कोई मजाल नहीं है कि हमको संविधान बनाने से रोके, हम उसे अमल में भी लाएंगे। ऐसा आर के सिद्धवा साहब कह रहे हैं। यदि अवसर आने पर उसे प्रयोग में लाना उचित ना समझे तो हम जानते हैं कि उसे किस प्रकार प्रयोग में लाएंगे। श्रीमान, यदि हिंदुस्तान से गरीबी दूर करनी है और इस देश के लोगों को सुखी बनाना है तो हमारे संविधान की इमारत समाजवादी सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ी करनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जब तक संविधान पूरा हो जाएगा तो इसका इस देश से वह बाहर स्वागत होगा। कई बार अल्पसंख्यकों के सवाल पर बखेड़ा खड़ा किया गया। एक्चुअली में हुआ क्या, जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे तो इंग्लैंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो गए इस मुद्दे पर कि भारतीयों को रोको, वो संविधान नहीं बनाना चाहिए, इस बात के लिए वो प्रयास करने लग गए। और दुनिया भर में मिस्टर जिन्ना ने और मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या पता क्या किया, उन्होंने पूरा बखेड़ा खड़ा करवाया कि अरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत क्या किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और हिंदुओं के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा है। इसी बीच में चर्चिल का स्टेटमेंट आता है कि ये एक जाति की सभा है, साइमन का स्टेटमेंट आता है कि ये हिंदुओं की सभा है। ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था उस दौरान। और फिर हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा में भी जबरदस्त हम लोगों को धमकियां दी गई कि आप संविधान का निर्माण नहीं करोगे, अगर आपने निर्माण कर लिया मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में तो हम आपके संविधान को मान्यता नहीं देंगे। और मुस्लिम लीग को कह दिया कि तुम जाना मत। और पता है क्या हुआ, एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहता हूं जो आगे आएगी, जो अभी से बता देता हूं। बड़ी चालाकी से मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड पहुंच गए। जैसे ही संविधान की बैठक होने वाली थी 4-5 दिन पहले इंग्लैंड पहुंच गए। और न केवल इंग्लैंड पहुंचे बल्कि मुस्लिम लीग के सारे सदस्यों को कहा जल्दी से इंग्लैंड आओ, क्योंकि उन्हें डर था कि वो कहीं संविधान सभा की बैठक में भाग ना ले ले। इस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए। और एक और षड्यंत्र बताऊं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूर किया गया संविधान सभा की बैठक से ठीक 3-4 दिन पहले कि जल्दी से इंग्लैंड पहुंचो, नहीं तो हम आपकी संविधान सभा की बैठक नहीं होने देंगे। पंडित नेहरू जी विपरीत परिस्थितियों में इंग्लैंड पहुंचकर वापस आ गए और 9 दिसंबर की बैठक में उन्होंने भाग भी ले लिया। ये सब आगे आएगा, अभी बता रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं पैराग्राफ 4 और इन सब का उदाहरण दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का जो बखेड़ा आप खड़ा कर रहे हो वो गलत है। श्रीमान, इस संविधान को बनाने में हर प्रकार की न्यायोचित सुरक्षा और सभी के हितों पर विचार किया जाएगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों को चोट पहुंचाई जाएगी, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। चाहे लीग के लोग यहां है या नहीं है, कांग्रेसियों की हैसियत से हम अपने निश्चय से नहीं डिगेंगे। हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम लीग ये प्रतिज्ञा करते समय मौजूद रहना पसंद नहीं करे।
अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हम अपने निश्चय के अनुसार काम करेंगे। ये केवल एक उदाहरण है जिसे मैं अंग्रेजों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि उनकी समझ में आ जाए कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए कितने सजग हैं। किंतु यदि आप अनुचित मांगे करें तो बहुसंख्यक जाति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अल्पसंख्यक जाति हो जाए। आप जिद पकड़ के बैठ जाएंगे तो बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक तो हो नहीं सकते, वो तो बहुसंख्यक ही रहेंगे। और आप ये फालतू मुद्दा खड़ा कर रहे हैं कि यहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं होगी। प्रांतों की सरहदें ठीक करने का हवाला इस पैराग्राफ में है। वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, कोई राज्य आबादी के हिसाब से गठित हुआ है, कोई क्षेत्रफल के हिसाब से गठित हुआ, ये मुद्दा हमारे सामने है और उद्देश्य प्रस्ताव में भी रखा गया है। हम उन राज्यों को भी सीमा को क्या कर देंगे, बदल देंगे। यदि हम स्वतंत्र होते हैं तो मैं इस संशोधन को पेश करता कि प्रांतों की सरहदें तुरंत ही ठीक कर दी जाए और सरहद ठीक करने के लिए एक समिति तुरंत ही नियुक्त की जाए। आप लोग जानते हैं साथियों, जब राज्यों का पुनर्गठन आप पढ़ते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरे कौन, पटाभी सीतारमैया की एक समिति बनी थी जिसे हम जेवीपी समिति कहते हैं। और उस समिति का काम क्या था, राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, उस समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया था। उसी की ओर सिद्धवा जी इशारा कर रहे हैं कि हम एक समिति का गठन कर लेंगे। और पटाभी सीतारमैया जी की तो कल जयंती थी 17 दिसंबर को। खैर आगे बढ़ते हैं। यदि हम स्वतंत्र होते हैं तो मैं इस संशोधन को पेश करता कि प्रांतों की सरहदें तुरंत ही ठीक हो जाए और सरहद ठीक करने को एक समिति तुरंत ही नियुक्त कर दी जाए और उसके बाद संविधान बनाया जाए। पर इस संबंध में हम अपने इस वादों को पूरा करना चाहते हैं कि मई 16 की घोषणा के अंतर्गत हम पहले सेक्शन में बैठेंगे। मैं इन बातों को इसलिए संकेत कर रहा हूं कि संसार ये जान जाए कि उस बाधा की ओर ध्यान ना देते हुए जो प्रतिदिन कॉमन सभा और लॉर्ड सभा की सलाह और आज्ञा से होती है, वे इन दुष्टतापूर्ण भाषणों से होती हैं जिन्हें अंग्रेज आज दे रहे हैं। हम अपने न्यायोचित कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पूरी दुनिया को मैं बता देना चाहता हूं कि हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा से हमको जो धमकियां दी जा रही है, हमारे लिए जो नए नए आदेश निकाले जा रहे हैं, उनसे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। सिद्धवा जी ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, हम इस तरह के प्रचार को सहन नहीं कर सकते जिसने झूठ मूठ अल्पसंख्यकों का सवाल और सांप्रदायिक कलह का भय खड़ा किया है। आपने पूरी दुनिया भर में अल्पसंख्यकों के मुद्दे का बवेला खड़ा कर दिया है। आपने कह दिया कि भारत में बड़ी सांप्रदायिक समस्या है, इसलिए संविधान सभा की बैठक नहीं होनी चाहिए। मैं इसको पूरा दूर कर देना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। और कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में क्यों आया, वो क्या कह रहे हैं, जब कैबिनेट मिशन आया तो उसका रुख दूसरा था। जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में आया तब तो आप दूसरी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और वापस इंग्लैंड पहुंचते अपना रुख चेंज कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन की क्या मजबूरियां थी। अगर आप लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन ढंग से पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा 1945-46 में क्या हुआ। हमारी नौसेना ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ में। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। जब कैबिनेट मिशन आया तो उसका रुख दूसरा था, क्योंकि राजनीतिक बलवे हो रहे थे। सेना, सामुद्रिक सेना और हवाई सेना ने उनके आने के पहले ही विद्रोह कर दिया था। वह एक राजनीतिक बलवा था। श्रीमान, हिंदुस्तान की ऊंची नौकरियों के लोग अब यह समझने लगे हैं कि उनके दिन ढल चुके हैं। श्रीमान, अंग्रेजों को यह समझ में आ गया है कि अब उनको बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा। वे सांप्रदायिक कलह से खूब फायदा उठा रहे हैं। चूंकि सांप्रदायिक तनातनी है, इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल उन बातों पर अमल नहीं करना चाहता जो उसने यहां कर कही थी। सांप्रदायिकता की आड़ में कैबिनेट मिशन जो अब नाटक कर रहा है वहां इंग्लैंड में जाकर, यह गलत है, उसकी और वो कहना चाह रहे हैं। चूंकि आर के सिद्धवा जी खुद कौन है, पता है आर के सिद्धवा जी कौन है? वो पारसी है। अब वो अपने पारसी जो कि अल्पसंख्यक है उस विषय पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बार बार अल्पसंख्यकों के मुद्दा उठा रहे हो। मैं खुद पारसी हूं, मैं खुद अल्पसंख्यक हूं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मैं एक अल्पसंख्यक जाति का सदस्य हूं। मेरी जाति बहुत ही अल्पसंख्यक है और तुलनात्मक दृष्टि से उसका कुछ भी महत्व नहीं है। लेकिन उस जाति को, चाहे वह सिर्फ 1 लाख पारसियों की हो, सारा संसार जानता है। जैसा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा, पूर्व काल में इस देश में जो भी आया उसका स्वागत किया गया। 1300 वर्ष पूर्व, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब हमको ईरान से निकाल दिया गया। अब वो अपना इतिहास बताएंगे कि ईरान से हमको निकाल दिया गया, हम हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तानियों ने हमको शरण दी। क्या कह रहे हैं?
1300 वर्ष पूर्व, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब हम ईरान से निकाल दिए गए और 3 महीने तक समुद्र में भ्रमण करते रहे। पारसी बहुत छोटा समुदाय है, वो कह रहा है कि ईरान से हमको निकाल दिया गया और 3 महीने तक हम केवल समुद्र में ही भ्रमण करते रहे। तो सिवाय गुजरात में संजान के जदवा राणा के हमें और किसी ने शरण नहीं दी। हमको गुजरात में शरण मिली, और जो राजा है वो कौन सा, संजान के जदवा राणा के हमें किसी ने शरण नहीं दी। हम सब इनके कृतज्ञ हैं। जब से हम यहाँ रहे हैं, हम हिंदू जाति से कोई शिकायत नहीं रही है। पारसियों ने राजनीति और सामाजिक और औद्योगिक कार्यों में प्रमुख भाग लिया है। भारतीय कांग्रेस की जिन लोगों ने नींव डाली, उनमें से एक महान पुरुष दादा भाई नौरोजी भी थे। आपको मालूम है ना दादा भाई नौरोजी कौन थे? पारसी थे। सन 1909 में कलकत्ता में सभापति के पद से भाषण देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने स्वराज का शब्द गढ़ा था। जहाज बनाने और कपड़ों के धंधों में पारसी अगुआ रहे हैं। उन्हीं लोगों ने पहल स्त्री शिक्षा का प्रचार किया, अस्पताल इत्यादि जैसी खैराती संस्थाएं खोली। इसमें जात पात का कहीं भेदभाव हमने नहीं रखा और ना हिंदुओं ने हमारे साथ रखा, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। हाल ही में केवल 37 वर्ष पहले टाटा परिवार ने लोहे और फौलाद का धंधा इस पैमाने से चलाया कि इस समय संसार में उनका दूसरा स्थान है। टाटा परिवार की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, उसकी चर्चा संविधान सभा में हुई है कि पूरे दुनिया में उनका दूसरा स्थान है टाटा परिवार का, और वो टाटा भी पारसी है, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? मैं ये सब अपनी जाति की प्रतिष्ठा बना देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि बहुसंख्यक जाति ने हमको कभी नहीं बुलाया और हम भी अपना योगदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। अपने लिए अलग देखो, अब देखिए वो एक पोल खोल रहे हैं अंग्रेजों की। बहुत ध्यान से सुनना, अंग्रेज कितने चालाक थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काया, उन्होंने पारसियों को भी भड़काया। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनना। अपने लिए अलग निर्वाचन समूह की मांग करने के लिए अंग्रेजों ने हम पर जोर डाला। अंग्रेजों ने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम्स के लिए हमने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की है, तुम भी हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली करेंगे। मुझे एक मिसाल मालूम है जिससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार 30 वर्ष पहले अलग अलग निर्वाचन समूह बनाने के लिए जोर डाला गया हम पर, और यह शरारत इसलिए की गई कि इस देश में ब्रिटिश राज बना रहे। सिंध में हमारे यहां म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में साधारण प्रतिनिधित्व था। उदाहरण दे रहे हैं, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था। उस समय के सिंध के कमिश्नर ने कुछ मुसलमानों को चुपचाप गवर्नमेंट हाउस बुलाया और उनसे कहा, आप हमें अलग निर्वाचन समूह के लिए एक प्रार्थना पत्र दीजिए और इसकी सिफारिश मैं बंबई के गवर्नर से कर दूंगा। इस तरह का प्रतिनिधित्व मंजूर कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि अंग्रेज हमको बुलाते थे, इसी प्रकार से सिंध में मुसलमानों को बुलाया गया और बुलाकर क्या कहा कि आप अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कीजिएगा, निर्वाचन प्रणाली की मांग कीजिएगा, मैं बंबई के गवर्नर से आपके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दूंगा। ऐसी बात हम पर भी डाली गई, हम पर जोर डाला गया, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। पारसियों से कई बार अपने लिए अलग अलग निर्वाचन समूह की मांग करने के लिए कहा गया, हमने इनकार कर दिया और कहा हम अपनी बहुसंख्यक जाति के साथ पूर्णतया सुरक्षित हैं। इस असेंबली में ही बहुसंख्यक जाति की भलमानसियत को देखिए, हम सब लोग उनके वोटों से चुनकर आए हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग हमारे इच्छित उद्देश्य के विपरीत रहे हैं वे भी बहुसंख्यक जाति द्वारा निर्वाचित किए गए? उन्होंने कहा कि जो हमारे इच्छा के खिलाफ में काम करते रहे वे भी बहुसंख्यक जाति की वजह से इस संविधान सभा के मेंबर बनकर आए, तो हमारा हित इसी में है कि हम इन लोगों के साथ रहें। हमने कभी भी अंग्रेजों की मांग को स्वीकार नहीं किया, चाहे उन्होंने कितना भी जोर डाला, पर हम लोगों ने उनके साथ नहीं गए, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेज हमको लड़ाना चाह रहे थे ताकि ब्रिटिश राज लंबे समय तक चलाया जा सके, पर हम उनके बहकावा में नहीं आए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। फिर आगे देखिए, जब तक कि ब्रिटिश सरकार अपना वादा ही पूरा ना करना चाहे, मिस्टर जिन्ना से कहना चाहिए कि वे अपना प्रचार खत्म कर दे, जिसके जहर से लोगों के दिमाग दूषित हो गए। ब्रिटिश सरकार, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मिस्टर जिन्ना को कहो कि अपनी जबान पर लगाम दे। आप जो जहर फैला रहे हो इससे लोगों के मस्तिष्क खराब हो गए हैं, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। और इस देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। उनसे ऐसा कहने के बदले उसने अल्पसंख्यक जाति को सलाह देने की धृष्टता की है।
ब्रिटिशर्स ने कभी भी मिस्टर जिन्ना को समझाया नहीं, ऊपर से उसको भड़काने का ही काम किया। हमारी समझ में नहीं आता है कि वास्तव में वे चाहते क्या हैं और उनके दिमागों में क्या नाच रहा है। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग को लंदन इसलिए नहीं बुलाया कि हम लोग यहां 9 दिसंबर को शामिल नहीं हो सके? अब वो पोल खोल रहे हैं जिसकी और मैंने आपको इशारा किया था। मिस्टर जिन्ना, तुमने मुस्लिम लीग के लोगों को लंदन बुला दिया। क्यों बुलाया? ताकि वे 9 दिसंबर की बैठक में भाग नहीं ले सके, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे। वे 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक करने में अपने निश्चय पर डटे रहे, बावजूद इसके कि उसके पहले हफ्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड जाना पड़ा। दिसंबर के पहले हफ्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इन्होंने जबरदस्ती इंग्लैंड बुलाया। वो गए लेकिन वो वापस आ गए ताकि 9 दिसंबर की बैठक में भाग ले सके। यद्यपि उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि वे 9 दिसंबर को वापस चले आएंगे और संविधान सभा के उद्घाटन उत्सव में शामिल होंगे, हमारा कई तरह से विरोध किया गया। वे हमारे काम को रोकना चाहते हैं, ये पार्लियामेंट में दिए गए भाषणों से स्पष्ट हो जाता है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के लोगों को बुलाया गया और मुस्लिम लीग के लोग जब लंदन गए तो वो आश्वासन देके गए कि हम जल्दी से वापस आ जाएंगे, लेकिन वे नहीं आ पाए। हमारे राहों में रोड़े अटकाए जा रहे। फिर वो कह रहे, मैं पूछता हूं मुस्लिम लीग क्यों शरीक नहीं हो रही है? वे चाहते हैं कि अंग्रेज हमसे ये कहें कि अगर हम यहां शामिल होकर संविधान बना भी लें तो वे इसे प्रयोग में नहीं लाएंगे। उन्हें ऐसा कहने दीजिए, हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे और उसे लोगों के सामने रखेंगे ताकि वे उस पर अपना फैसला दे सके। इस संसार में कई निष्पक्ष देश भी हैं जिनकी निष्पक्ष विचारधारा है और वे हमारे कार्यों को ठीक तौर से सच्चे ढंग से जांचेंगे और न्याय करेंगे। सिर्फ कमल रोग का रोगी को ही सब कुछ पीला और गलत दिखता है। सिर्फ कमल रोग के रोगी को ही सब कुछ पीला दिखता है, जो ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम है, मुस्लिम लीग की प्रॉब्लम है। दक्षिण अफ्रीका के झगड़े में यूएनओ के प्रतिनिधियों ने हमारी न्याय युक्त पक्ष का समर्थन किया, यद्यपि अंग्रेज हमारे विरोधी थे। हमने जिस काम का बीड़ा उठाया वह न्याय युक्त है और हम अपना काम करते रहेंगे और एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिस पर हम गर्व कर सके। मुझे लगता है कि आर के सिद्धवा जी का यह उद्बोधन बहुत कुछ बातों को स्पष्ट कर देता है। आप कल्पना करें क्या से लोग थे वो, किन परिस्थितियों में वो संविधान बना रहे थे, कैसी कैसी डिमांड्स वहां पर आ रही थी। अब आ रहे हैं विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा से हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, उड़ीसा के प्रतिनिधियों की तरफ से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय पंडित नेहरू ने जिस प्रस्ताव को पेश किया वह 4 भागों में विभाजित है। उसके बाद में वो 4 भाग बतलाते हैं। फिर वो अंबेडकर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्रीमान, किसी भी विधान में इस तरह की आरंभिक बातें आवश्यक है, इसलिए ये ठीक नहीं होगा और अनुचित भी होगा कि हम आरंभ में ही इस प्रश्न का हल नहीं करें। हम क्या करने जा रहे हैं? अगर इस समस्या का समाधान हमने शुरुआत में नहीं किया तो सर ये ठीक नहीं होगा, ऐसा विश्वनाथ दास कह रहे हैं जो कि उड़ीसा से हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे जो पॉइंट्स लिए हैं जिन पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपत्तियां दर्ज करवाई थी उनका उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन की योजना के जो विभिन्न प्रकार के जो पैरे थे उनका भी उन्होंने उल्लेख किया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। फिर वो कह रहे हैं कि श्रीमान, कांग्रेस ने जब ये स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान का विभाजन भाषाओं के आधार पर किया जाए तो इसका ये अर्थ है कि बहुत छोटे छोटे प्रांत बन जाएंगे। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और दूसरे ऐसे छोटे प्रांतों को यहाँ आर्थिक और शासन प्रबंध संबंधी योजना को बनाने में बड़ी कठिनाई होगी। इस दशा में ये हो सकता है कि ये सभी प्रांत सभी अधिकारों को केंद्र को सौंप दे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अवशिष्ट विषय जो आपने राज्यों को सौंपने की जो बात कही है वो ठीक नहीं है, इस तरह की बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि माननीय प्रस्तावक ने जिस प्रस्ताव को पेश किया उसमें सभी बातें स्पष्ट कर दी गई है, कोई बात छिपाकर नहीं रखी गई है, सभी बातों का जिक्र कर दिया गया है ताकि रियासतों और प्रांतों को एक ही नज़र में सब कुछ देख लेने की सहूलियत हो। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक ऐसे देश की कल्पना ही नहीं कर सकता हूं जहां पर ब्रिटिश भारत वाले प्रांतों में तो अलग प्रकार के लोगों को स्वतंत्रता हो और देसी रियासतों के लोगों को स्वतंत्रता का स्तर अलग हो। विश्वनाथ दास कह रहे हैं कि प्रस्तावक महोदय ने सभी प्रकार की बातों को एकदम स्पष्ट कर रखा है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि प्रस्ताव के बारे में ये बातें कहने के बाद अब मैं उन कुछ बयानों पर आता हूं जो कॉमन सभा में दिए गए, इंग्लैंड की जो संसद है वहां पर जो बयान दिए गए उस पर मैं आना चाहता हूं।
श्रीमान, आप जानते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिंदुस्तान पर बहस करने के लिए मजबूर कर दिया है। उस पार्टी के नेता ने और उसके दूसरे प्रमुख मेंबर ने उस बहस में भाग लिया। यद्यपि लेबर और लिबरल पार्टियों के मेंबर ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी यदि इस समय यह बहस की जाए। अब वो कह रहे हैं कि लंदन की कॉमन सभा में हमारे लिए क्या क्या बातें कही जा रही है। फिर मैंने अंडरलाइन करके कहा है, क्या कहा जरा देखिएगा। श्रीमान, कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने कहा है कि संविधान सभा स्वर्ण हिंदुओं की सभा है। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदुस्तान की अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों ने इस अनुचित सुझाव का जवाब दे दिया है। हम लोगों ने जवाब सुना है। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि इंग्लैंड की संसद में हमारी संविधान सभा के बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारी संविधान सभा के कई अल्पसंख्यक सदस्यों ने इसका जवाब दे दिया। इस बात की मुझे खुशी है। श्रीमान, इस महान असेंबली में केवल बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रांतों के हिंदुओं के ही प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के भी प्रतिनिधि है जो ऐसे प्रांतों में रहते हैं जहां मुसलमानों का बहुमत है। यहाँ परगणित जातियां, जिसे हम लोग दलित जातियां कहते हैं, यहाँ परगणित जातियां ईसाइयों, सिखों, पारसियों, एंग्लो इंडियन, कबायली और अंशतः पृथक क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि हैं। हमारे बीच में महान मुस्लिम जाति के भी प्रतिनिधि हैं, सवाए इसके कि जो मुस्लिम लीग के हैं। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पर तो मुसलमान भी हैं, संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य भी है। हाँ, ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग से जो जीते हुए वो यहाँ पर नहीं है। इस दशा में ये बहुत ही अनुचित है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये महान असेंबली, जिसमें कि महान भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि है, स्वर्ण हिंदुओं की सभा कहा जाए और विशेषतः ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का वैदेशिक प्रचार का मंच बनाया जाए। यार, आप अपनी संसद में हमारे खिलाफ में प्रचार करते जा रहे हो, ये बहुत गलत बात है, ऐसा विश्वनाथ दास कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है कि मिस्टर जिन्ना और मिस्टर चर्चिल में अजीब दोस्ती पैदा हो गई है। मिस्टर जिन्ना और चर्चिल तो चाहते यही है, और मिस्टर जिन्ना के साथ में इनकी क्या हो गई है, अजीब दोस्ती पैदा हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर जिन्ना ऐसे राजनीतिज्ञ, कंजर्वेटिव और विशेषतः मिस्टर चर्चिल के जाल में फंस गए हैं। सब कोई ये जानते हैं और इतिहास भी ये बतलाता है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने किस तरह परतंत्र देशों में खास लोगों व संस्थाओं से काम निकाला है। क्या बात कही है। वो कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी का ये इतिहास है कि वो जब भी गुलाम देश है तो गुलाम देशों में अपना काम जब निकालना होता है कि किस तरह से वो लोगों को चुनते हैं और किस तरह से वो लोग संस्थाओं को चुनते हैं। इस बार कंजर्वेटिव पार्टी ने मिस्टर जिन्ना को चुना है और मुस्लिम लीग को चुना है ताकि इस देश को स्वतंत्र बनाए रखा जा सके। इस सूरत में मिस्टर जिन्ना आसानी से ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस तरह से उनसे व मुस्लिम लीग से काम निकाल रहे हैं। ये हमें भी देखना है कि कौन किसको किस हद तक काम में लाता है। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर मिस्टर जिन्ना की समझ में सब कुछ आ जाएगा और कंजर्वेटिवों को मुंह की खानी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग उनके जाल में फंस गई थी। अब हृदयनाथ कुंजरू बोल रहे हैं। अब हृदयनाथ कुंजरू जो बोल रहे हैं साथियों, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपका पहले से मेंटल मैप रख दूं आपके सामने। हृदयनाथ कुंजरू कह रहे हैं कि जयकर साहब ने जो प्रस्ताव रखा, क्या प्रस्ताव रखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पर अभी चर्चा स्थगित कर दो। ये तो प्रस्ताव रखा था एमआर जयकर साहब ने। तो हृदयनाथ कुंजरू कह रहे हैं कि जयकर साहब ने जो प्रस्ताव रखा उसको अन्यथा मत लो यार। जयकर साहब कोई प्रस्ताव के विरोधी थोड़ी है, वो तो एक टेक्निकल बात कह रहे हैं, उसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एमआर जयकर साहब हमारे विरोधी नहीं है। एमआर जयकर साहब कोई टेक्निकल बात कह रहे हैं, उसको उस दृष्टि से देखिए, ऐसा हृदयनाथ कुंजरू कहने के लिए आ रहे हैं। माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू सभापति महोदय, इस सभा में दिए गए कुछ भाषणों से मालूम होता है कुछ वक्ताओं ने यह समझा है कि जो संशोधन इस सभा में पेश किया गया है वो विरोध की भावना से पेश किया गया है। मेरा विचार है उसका उद्देश्य इस सभा के काम में बाधा डालना नहीं है, बल्कि उसमें सहूलियत पैदा करना है। उसका उद्देश्य यह है कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे हम जल्दी से और आसानी से उस महान लक्ष्य को समझ सके जिसे हमने अपने सामने रखा है। मैं समझता हूं मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सभा के हर भाग में ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर जयकर के संशोधन से सहानुभूति रखते हैं।
वो कह रहे हैं यार जयकर साहब की बातों को आपने शायद गलत समझ लिया है, और कुछ लोगों के कथनों से, कुछ लोगों के भाषणों से मुझे ये आभास हो रहा है कि वो जयकर साहब की बातों से अलग दिशा में जा रहे हैं, जबकि जयकर साहब ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि श्रीमान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी एक कल प्रश्न किया था। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कल हम लोगों से यह सवाल किया था कि यदि इस संशोधन में प्रकट किए गए विचारों को यह सभा स्वीकार कर ले तो क्या बहुत काल तक भी यह सभा कुछ काम कर पाएगी? वो कह रहे हैं कि कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह सवाल किया था कि अगर जयकर साहब के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर सभा का काम तो लंबे समय तक अटक जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं पूछता हूं कि जब तक रियासतों के प्रतिनिधि संघ विधान बनाने में हिस्सा ना ले तो क्या यह सभा कुछ कर सकेगी? मैं नहीं समझता कि इस आपत्ति में कुछ बल है। यदि इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा गया उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो स्पष्ट है कि वह बहुत कुछ संघ की संविधान सभा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है जो संघ के लिए संविधान बनाएगी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे सामने रखा था। पहला रियासतों के बारे में, दूसरा ये उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हमें यह स्थिति स्वीकार है कि जब तक मुस्लिम लीग इस असेंबली के काम में हाथ बटाने के लिए राजी नहीं हो जाए यहां कुछ भी काम नहीं किया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कल हमसे यह भी प्रश्न पूछा था कि क्या सभा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जब तक नहीं आए तब तक सभा कोई काम नहीं करे। यह कल मुखर्जी साहब ने प्रश्न पूछा था। मैं समझता हूं कि जो संशोधन पेश किया गया उसका विरोध मुख्यतः उसी भावना से किया गया है जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रकट किया है, और वह यह है कि इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने से इस सभा का काम रुक जाएगा। सब लोगों ने यह कहा कि जयकर साहब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो सभा का काम रुक जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हृदयनाथ कुंजरू साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो एक बहुत पवित्र उद्देश्य से रखा गया था। वो कह रहे हैं श्रीमान मेरा विचार है कि उन लोगों की राय मानना जो कि ये चाहते हैं कि इस सभा का उद्घाटन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए बड़ी नासमझी का काम होगा। मेरी राय में वायसराय को इसके लिए मजबूर करके कि इस सभा की बैठक पूर्व निश्चित तिथि के अनुसार हो, हमने एक बड़ी मंजिल तय कर ली है। वो कह रहे हैं आप क्यों दुखी हो रहे हैं? हृदयनाथ कुंजरू साहब कह रहे हैं आप क्यों दुखी हो रहे हैं जयकर साहब के प्रस्ताव से? वायसराय ने हमको बैठक करने से मना किया, हमने फिर भी 9 दिसंबर 1946 को बैठक की है। इसका मतलब है विजय तो हमने हासिल कर ली है। हम उनकी इच्छाओं के विपरीत जाकर भी संविधान सभा की बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब विजय तो हमने हासिल कर ली है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं हृदयनाथ कुंजरू जी। फिर कह रहे हैं कि कैबिनेट ने 6 दिसंबर को जो बयान दिया उसके आखिरी पैराग्राफ से बहुत भ्रम पैदा हो गया है। आजकल जैसी राजनीतिक स्थिति है उसमें वे लोग जिनके हित में यह है कि असेंबली काम ठीक ढंग से ना चले वे इससे फायदा उठा सकते हैं। हम उसकी सभी उचित मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में इस पर राजी नहीं हो सकते कि वह सभा के भाग्य का निर्णय करे। यदि दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम ब्रिटिश सरकार को मिस्टर एटली के इस वायदे को याद दिलाने की तैयार है कि अल्पसंख्यकों को देश की उन्नति रोकने का अधिकार नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि साहब हम काम करना चाहते हैं, हमको काम करने दिया जाना चाहिए, और यदि किसी भी तरह से इसमें बाधा आती है तो हम मिस्टर एटली को वो वादा याद दिलाएंगे जो उन्होंने हमसे किया था। मिस्टर एटली ने हमको ये कहा था कि अल्पसंख्यक आपके उन्नति में कभी बाधा नहीं बनेंगे, तो अब ये मुस्लिम लीग हमारी उन्नति में बाधा क्यों बन रही है, आप इसको रोकें। मिस्टर एटली को हम ये वादा याद दिलाएंगे, ऐसा हृदयनाथ कुंजरू साहब कह रहे हैं। फिर वे कह रहे हैं इस समय श्रीमान हमें सिर्फ इस प्रश्न पर विचार करना है कि इस प्रस्ताव पर तुरंत ही बहस शुरू कर दी जाए या उसे स्थगित करने से कोई हानि तो नहीं होगी। मैंने ये बताया कि यदि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न की बहस में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए रुक जाए तो उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। अब हृदयनाथ कुंजरू भी जयकर साहब वाली बात कह रहे हैं, यदि हम इस प्रस्ताव को पास भी कर दें
तो बाद में इन प्रतिनिधियों को ये कहने पर कि इस प्रस्ताव के पास करने से जिन बुनियादी प्रश्नों का सभा ने समर्थन कर दिया है उन पर फिर विचार होना चाहिए। क्या हम उनसे ये कहने के लिए नैतिक बल होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते? जयकर साहब ने जो बात उठाई, हरदनाथ कुंजरू साहब भी यही कह रहे हैं कि यार इन लोगों को आने दीजिए, ये लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो हमको सभा स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने बुनियादी प्रश्नों का समाधान यहीं पर कर लिया तो कल फिर हम नैतिक रूप से इस बात को कहने के लिए सक्षम नहीं होंगे कि अब आप आइए, क्योंकि अब वो आएंगे नहीं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। श्रीमान, मैं एक ही शब्द और कहूंगा, हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में दोनों जगह हमारे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। अब लॉर्ड लिनलिथगो जैसे लोग मौजूद हैं जिनका विचार है कि ब्रिटिश अधिकार का हिंदुस्तान में फिर प्रयोग किया जा सकता है। उनको एक भ्रम हो गया है जो बहुत खतरनाक है। यदि इंग्लैंड का पथ प्रदर्शन करने वाले ऐसे लोग हैं तो वहां ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी जैसी पिछले 25 वर्षों में कभी भी पैदा नहीं हुई थी। कुछ समय पहले तक वह भले ही हिंदुस्तान को बलपूर्वक दबाए रखे, लेकिन वह यहाँ एक दिन के लिए भी शासन नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि लेबर गवर्नमेंट इसको समझती है और वह इसके लिए तैयार नहीं है कि वह मिस्टर चर्चिल और लिनलिथगो जैसे लोगों और साइमन जैसे लोगों की सलाह माने जो वास्तव में कंजर्वेटिव है, लेकिन उन्होंने लिबरलों का वेश पहन रखा है कि वो लिबरल बन रखे हैं, लेकिन वो वास्तव में है तो कंजर्वेटिव ही है। फिर भी श्रीमान, हमारे सामने आंतरिक और बाह्य कठिनाइयां हैं जिनको हमें दूर करना है। उसे देखते हुए हमें समझ बूझकर इस तरह काम करना चाहिए कि इस सभा का नैतिक मान बढ़े। इस देश में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी हमारे बहुत से मित्र हैं। हमें इस तरह काम करना शुरू करना चाहिए जिससे कि उनका बल बढ़े। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 16 मई के बयान की शर्तों के अधीन हमें क्या करने का अधिकार है। हम ये सोच सकते हैं कि पंडित नेहरू का प्रस्ताव पास करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि अपने अधिकारों का प्रयोग लाने में असंतोष और अशांति बढ़ती है जिसका अंत करना हमारा उद्देश्य है, तो इसको प्रयोग में लाने के क्या फायदे। वो कह रहे हैं कि सभा को पूरा अधिकार है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को पास करे, लेकिन अगर उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने से अशांति आती है, असंतोष आता है, तो इस प्रस्ताव को पास करने का क्या फायदा है। यानी M.R. जयकर साहब जैसी बात वो भी कह रहे हैं। जैसा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कल कहा था कि अधिकार होना अलग चीज है और उस अधिकार का बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करना अलग चीज है, ठीक उसी तरह से हरदनाथ कुंजरू भी वही बात कह रहे हैं। इसलिए श्रीमान, मैं आशा करता हूं कि हम इस तरह काम करेंगे कि हिंदुस्तान सभी वर्गों के लोगों की सम्मति से, और यदि दुर्भाग्य से यह संभव ना हो तो उन सब लोगों की सम्मति से जो ये स्वीकार करते हैं कि इस देश की प्रगति के लिए पथ पर हमको अग्रसर होने का अधिकार है, तेजी से इस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा जिसको हमने अपने सामने रखा है, यानी स्वतंत्रता और एकता। ये हरदनाथ कुंजरू साहब के विचार है। M.R. जयकर साहब और डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों से सहमत होते हुए हरदनाथ कुंजरू जी ने भी वही विचार हमारे सामने रखे हैं। अब एक और वक्ता आ रहे हैं, N. गोपालास्वामी आयंगर। इनका पूरा नाम जरा देख लीजिएगा, माननीय दीवान बहादुर सर N. गोपालास्वामी आयंगर मद्रास के हैं और बहुत बड़े विधि के ये विशेषज्ञ हैं। आपको याद होगा N. गोपालास्वामी आयंगर प्रारूप समिति के भी मेंबर थे। तो ये N. गोपालास्वामी आयंगर क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा हूं और कहूंगा कि मैं इसलिए आगे बढ़ा हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत से इसका अनुरोध करूं कि इस प्रस्ताव पर वाद विवाद इन्हीं बैठकों में खत्म हो जाना चाहिए। श्रीमान, मैं डॉक्टर जयकर और पंडित कुंजरू का बहुत आदर करता हूं। अभी सुमन मौर्य मैम कह रही थी कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। आप जरा देखिएगा, वो कह रहे हैं श्रीमान, मैं डॉक्टर जयकर और पंडित कुंजरू का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने इस संशोधन पर की जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल ना हो इस बहस को स्थगित कर देना चाहिए, इस बात की मांग की। जो कुछ कहा उस पर मैंने बड़ी सावधानी से विचार किया है। इस बहस के स्थगित करने के प्रस्ताव के खिलाफ मेरी एक शिकायत है। श्रीमान, मेरी राय में इसमें कल्पना का अभाव है। इसमें कल्पना का अभाव है। कौन सी कल्पना? मैं ये अपने मित्रों का अनादर करने के लिए नहीं कह रहा हूं।
मैं डॉक्टर जयकर और डॉक्टर कुंजरू साहब का अनादर नहीं कर रहा हूं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कल्पना नहीं की गई है। और कौन सी कल्पना? ये वो कल्पना है कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किए बिना सभा स्थगित हो गई तो दुनिया भर में एक मैसेज जाएगा। वही मैसेज, कौन सा मैसेज? जिसका झंडा चर्चिल ने उठा रखा है, जिसका झंडा मिस्टर जिन्ना ने उठा रखा है कि भारतीय कभी किसी विषय पर एक मत नहीं हो सकते। साहब, ओके, अब ठीक है। ओके, कुछ मित्रों ने कहा कि सर आवाज़ नहीं आ रही है। क्या बात है, इसका मतलब बहुत सक्रिय है। वॉइस डिस्कनेक्टेड, ओह हो। चलिए वापस आ गए, अब तो आवाज़ आ रही है, जरा बताइए। ओके, थैंक यू, अब ठीक है। ओके ओके, तो वो ये कह रहा है कि हम दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़ा को पूरा करके उठेंगे। आपने ये कल्पना नहीं की है। वो जयकर साहब और कुंजरू साहब को अयंगर साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर वो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तव में यदि इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति हो सकती है तो वो एक ही वर्ग को आपत्ति हो सकती है, और वह है देसी रियासतें। वो कह रहे हैं वास्तव में इस सभा के बाहर इस प्रस्ताव पर जिन लोगों ने सबसे अधिक आपत्ति की है वह है देशी रियासतों के प्रतिनिधि। अब जहां तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का संबंध है, क्या इस प्रस्ताव पर विचार करके हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं क्या? हम इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर उनको सिर्फ एक ऐतराज है कि समूहबंदी के वाक्य खंड की उन्होंने दूसरी व्याख्या की है। लेकिन हम इस समय समूहबंदी पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जो ये बतलाता है कि हमारे कार्य की क्या उद्देश्य है। वो कभी कह रहे हैं कि आपने सेक्शन ए पर विचार नहीं किया, सेक्शन बी पर विचार नहीं किया, सेक्शन सी पर विचार नहीं किया। अरे भाई, ये विचार करने का वक्त नहीं है। हम तो यहां पर यह बतलाना चाहते हैं, इस प्रस्ताव में यह बतलाया गया है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, बस ये बतलाना चाह रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग को क्या आपत्ति हो सकती है, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान, इस महीने की 6 तारीख को श्रीमान सम्राट की सरकार ने जो बयान दिया है उससे समूहबंदी का एक प्रश्न नए स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन मैं उनके बयान के औचित्य पर विचार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जब वाद विवाद इस हद पर पहुंच गया है तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि श्रीमान सम्राट की सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित अधिकारियों ने इस तरह का बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि सम्राट की सरकार के जो लोग हैं इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जो बातें हमें मंजूर नहीं करनी है उसके बारे में भी वो बयान दे रहे हैं। ये इस तरह की बात एकदम गलत है, ऐसा अयंगर साहब कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में अयंगर साहब का जब बोल रहे होते हैं तो इसी बीच में धीरेन्द्र नाथ दत्त एक बात करते हैं, एक बात रख रहे हैं कि कृपा करके ऐसे प्रार्थना के प्रस्ताव हमारे सामने ना रखिएगा कि वो कुछ प्रार्थना करना चाह रहे हैं और ब्रिटिश सम्राट की कुछ बात को वो रखना चाह रहे हैं। तो धीरेन्द्र नाथ दत्त बीच में बोलते हैं कि इस प्रकार के प्रस्ताव हमारे सामने मत रखिएगा। फिर अयंगर साहब फिर शुरू होते हैं, जिस प्रस्ताव के बारे में मैंने राय दी है वह इस असेंबली में पेश किया जाएगा और हम उस पर निर्णय लेंगे। यह संभव है और इस पर मेरे विचार से विवाद हो सकता है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि यहां आए और ये कहे कि इस संशोधन से एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठ खड़ा होता है। श्रीमान, यदि आप ये निर्णय करें कि वह एक सांप्रदायिक प्रश्न है तो फेडरल कोर्ट में चला जाएगा। फेडरल कोर्ट भी तो है हमारे पास, फेडरल कोर्ट में चला जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर काफी सारी बातें अयंगर साहब और कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अब जहां तक कि इस प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने का संबंध है, मैं उस कानूनी पहलू से इस पर विचार नहीं करना चाहता जिसका जिक्र मेरे मित्र डॉक्टर जयकर ने अपने भाषण में किया। मैं उन दूसरी आलोचना पर अपना मत प्रकट करूंगा जो इस सभा में की गई है। इसके पहले मैं राय देना चाहता हूं कि 16 मई
के बयान की व्याख्या पर विचार करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी प्रांतीय कानून के अधीन या प्रांतीय धारा सभाओं के मेंबर की हैसियत से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, या पार्लियामेंट के किसी कानून के अधीन किसी संसद के मेंबर की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। हम एक संविधान सभा में काम कर रहे हैं, और यदि उस पत्र में जिसके अधीन हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ बातें नहीं कही गई है तो उनके संबंध में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हमने जिस कार्य का बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने का हमें पूरा अधिकार प्राप्त है। आप बार बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कॉमन सभा में क्या हो रहा है, लॉर्ड सभा में क्या हो रहा है, उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमें अब ये पूरा अधिकार है कि हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ आवाज आई, वाह 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 वाह, यानी उनके जो बात जो रखी गई उससे कई सारे सदस्य सहमत हुए। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बयान के विशेष वाक्य खंडों को आंख गड़ाकर नहीं देखना चाहिए। सम्राट ने क्या कहा, सम्राट के अधिकारियों ने क्या कहा, हमें आंखें गड़ाकर उस बयान को नहीं देखना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं कहा गया या वो नहीं कहा गया। मेरे विचार से जो कुछ भी नहीं कहा गया और हमारा काम पूरा करने के लिए जरूरी है उसे तय करने का हमें पूरा पूरा अधिकार है, ऐसा आयंगर साहब कहना चाह रहे हैं। फिर वो जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव की कुछ पंक्तियों को यहाँ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं, एक प्रतिष्ठित भारतीय ने, जिन्हें मेरे विचार में देसी रियासतों के नरेशों, कम से कम कुछ रियासतों के नरेशों की तरफ से बोलने का अधिकार है, अपने एक बयान में इस पर आपत्ति की है। वे कहते हैं कि सार्वभौम सत्ता संपन्न भारत, उसके भूभागों और सरकारी साधनों की सारी शक्ति और अधिकार लोगों के पास होंगे, इस बात पर उन्हें आपत्ति है। तो कानून के सिद्धांत की दृष्टि से मैं इस सिद्धांत को कसौटी पर नहीं रखना चाहता, मैं केवल उसके वैधानिक पहलुओं पर विचार करूंगा। इंग्लैंड में ये निश्चय ही अविवाद है कि यद्यपि परंपरा में जो सम्राट होता है वही सारे राज्य का अध्यक्ष होता है और कानून की दृष्टि से सारी शक्ति उसी से प्राप्त होती है, मगर वास्तविक शक्ति और अधिकार लोगों से ही प्राप्त होते हैं। वो कह रहे हैं कि देसी रियासतों के नरेशों को इस बात पर आपत्ति है कि प्रस्ताव में ये लिख दिया गया है कि सारी शक्ति जनता के पास होगी। देसी नरेशों को इस बात पर आपत्ति है। तो मैं बिल्कुल ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजाओं को इस बात पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता तो जनता के पास ही होगी। अब देसी रियासतों में क्या स्थिति है, मैं केवल दो ऐसे दस्तावेजों से उदाहरण दूंगा जिनकी दो प्रमुख रियासतों में स्थापित की गई कमेटियों ने प्रमाणिक माना है। वो दो उदाहरण दे रहे हैं, दो अलग अलग देसी रियासतों के उदाहरण दे रहे हैं और वहां जनता के अधिकारों की क्या स्थिति है इसके बारे में वो अपने विचार रख रहे हैं। कौन? गोपालास्वामी अयंगर। एक मैसूर का वो उदाहरण दे रहे हैं और दूसरा वे हैदराबाद का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां के लोगों के अधिकारों की क्या स्थिति है। इसलिए अगर उद्देश्य प्रस्ताव में सारी शक्तियां जनता को देने की बात कही गई है तो देसी रियासतों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मैसूर एक रियासत है, वहां पर भी इसी तरह की बातें लिखी हुई गई है, और आपकी हैदराबाद भी एक रियासत है, वहां पर भी इसी प्रकार के विचारों का उल्लेख है। वो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि देसी रियासतों में सार्वभौमिक सत्ता कहां स्थित है। इस संदर्भ में दो विचारधाराएं आपके सामने। वो कह रहे हैं कि दो उदाहरण देकर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। फिर वो कह रहे हैं कि कैबिनेट ने यह कहा था कि जब संविधान सभा अपना काम समाप्त कर देगी और हिंदुस्तान के लिए एक संविधान बन जाएगा तो श्रीमान सम्राट की सरकार पार्लियामेंट से यह सिफारिश करेगी कि हिंदुस्तान के लोगों को सर्वोच्च अधिकार सौंपने के लिए जो कार्यवाही भी जरूरी है वो की जाए। वर्तमान दशा में भी ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों का एक ही केंद्र है जिसको ऐसे विषय दिए गए हैं जो चाहे एक सत्ता हो या संघ सत्ता हो वे केंद्र के विषय होंगे। मोटे तौर पर भारत की सार्वभौमिक सत्ता संबंधी अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1935 के आदेशों के अधीन श्रीमान सम्राट को प्राप्त है। ये अधिकार ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, यद्यपि इनकी सीमा और इनके प्रयोग में लाने का दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग है। इस प्रकार की बातें अयंगर साहब रख रहे हैं संविधान सभा के अंतर्गत। फिर वो अंत में अपने विचारों को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं, अब रियासतों के शासक और वहां के लोगों के बीच के ये संबंध उस विचारधारा के अनुरूप
नहीं है जो ऐसी संविधान सभा के संविधान निर्माण में निहित है, जो लोगों के प्रतिनिधियों की सभा है, और वह भी चूंकि ये समझा गया है कि लोगों को विधान बनाने का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि भाई देशी रियासतों की ओर से जो आपत्तियां प्रकट की जा रही है कि जनता को आप अधिकार क्यों दे रहे हैं, इस प्रकार की आपत्तियां प्रकट करना ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी उस संविधान के तहत तो सारा अधिकार लोगों के पास ही होगा। फिर वो कह रहे हैं जिस प्रस्ताव पर इस समय विचार हो रहा है उसके अनुसार केंद्र को जो अधिकार नहीं सौंपे गए हैं उनके संबंध में देशी रियासतों का वही स्थान होगा जो प्रांतीय अधिकारों के संदर्भ में प्रांतों को होगा। डरने की बात नहीं है। देशी रियासतें क्यों डर रही है? देशी रियासतों को वही अधिकार होंगे जो अन्य प्रांतों को होंगे, जो बॉम्बे को होंगे, जो मद्रास को होंगे, जो कलकत्ता को अधिकार प्राप्त होंगे, जो अन्य प्रांतों को होंगे वही देशी रियासतों को प्राप्त होंगे। इसलिए देशी रियासतों को डरने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो आगे बोल रहे हैं यदि संविधान सभा के रियासतों के प्रतिनिधि इससे सहमत हो तो संघ संविधान में इसका आश्वासन दिया जा सकता है कि रियासतों की प्रादेशिक सीमाएं वही रहेगी जो इस समय है, मगर शर्त यह है कि बाद को नियत तरीके से और रियासतों और दूसरे संबंधित क्षेत्रों की सहमति से उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। किसी रियासत के विधान में जिससे कि वहां के लोग अपने शासक से मिलकर बनाएंगे, रियासत के अध्यक्ष के संदर्भ में यह आदेश रखा जा सकता है कि वह उसी वंश का होगा जिससे इस समय रियासत में राज्य अधिकार है और उसे परंपरागत उत्तराधिकार प्राप्त होगा। ये एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में जो संविधान बनेगा उसमें रियासतों की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के संदर्भ में क्या निर्णय लिया जाएगा, राजा की स्थिति क्या रहेगी, क्या राजाओं की सीमाएं जो है, राज्य की जो सीमाएं हैं, रियासतों की जो सीमाएं हैं उसमें क्या किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाएगा, उस बारे में विस्तार से वो उल्लेख कर रहे हैं आयंगर साहब। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान मैं समझता हूं कि मैं अपना समय अब खत्म कर चुका हूं, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे ये आशा है कि मैं ये दिखा सका हूं कि इस प्रस्ताव के वाक्य खंड 4 में रियासतों को शामिल करना कितना आवश्यक है। ये सच है कि जब तक इस असेंबली में रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि नहीं आए वे वास्तव में यहाँ के काम में हाथ नहीं बटा सकते और अपनी रियासतों के लिए और भारतीय संघ के लिए भी विधान बनाने में मदद नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं एक्चुअली में आयंगर साहब का जो अधिकांश जो उद्बोधन है वो देशी रियासतों की शिकायतों को दूर करने के संदर्भ में, क्योंकि देशी रियासतें अब तक बैठक में भाग नहीं ले पाई है। अब सभापति जी बोल रहे हैं सभा बज चुका है, मतलब सभा 1 बज चुकी है। ये सभा अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होगी। इसके बाद असेंबली की बैठक बृहस्पतिवार 19 दिसंबर सन 1946 के 11 बजे सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज बहुत ज़्यादा बोला गया, 2.25 घंटे सभा हुई। इससे पहले सुमन मौर्य मैम का लगभग आधे घंटे का उद्बोधन हो गया। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों को कहा गया कि हम लोग 1.5 घंटे ही चर्चा करें, लेकिन 9:51 हो गए, यानी 10 बज चुके हैं। लगभग 1.5 घंटे तक हमने 2.25 घंटे में जो वहाँ बोला गया उस विषय पर चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चर्चा अगर आपके कानों में पड़ रही है तो आप लोगों को संविधान किन परिस्थितियों में बनाया गया वो सारी बातें समझ में आ रही होगी। और मनीष चौधरी साहब अकेले हैं लेकिन 2 लोगों को साथ में जोड़ रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे मित्र हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जो उद्देश्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसका यूट्यूब पर भी लाइव जा रहा है और सारे वीडियोस 20,000 से ज़्यादा लोगों ने देखे। इसका मतलब 20,000 लोगों तक हम अपनी बात को पहुँचाने में सक्षम हुए। हालांकि व्यूवरशिप तो अगर 1-1.5 मिनट भी किसी वीडियो को देखे तो व्यूवरशिप पे वो काउंट हो जाता है, लेकिन एक बात तो ये तय है कि ऐसा कोई काम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नेहरू स्टडी सेंटर के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें संविधान सभा की बैठक जैसी है वैसी की वैसी प्रस्तुत हो रही है। अगर 20,000 लोग, कम से कम 20,000 लोग, क्योंकि पहले दिन का वीडियो 1.25 लाख लोगों ने देखा है, तो कम से कम 20,000 लोगों तक हमारी ये बात अगर जा रही है तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा उद्देश्य सफल हो रहा है। सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जूम के मित्रों का एक मैसेज है, कमला जी का ये मैसेज है, सर कितनी बेहतरीन बात है कि सुबह सुबह हाथ में चाय का प्याला हो। जरा वापस लाइए, नीचे चला गया, आगे चला गया। कमला जी के स्टेटमेंट को वापस लाइएगा टेक्निकल टीम। जूम पर इनका ये स्टेटमेंट है कि सुबह सुबह चाय
हाथ में चाय का प्याला हो, वो वाला स्टेटमेंट। चलो आप बहुत आगे चला गया, कोई बात नहीं। हाँ, वापस रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए, नहीं रोक पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप शायद अच्छा ही बोल रहे होंगे, आप ऐसा ही बोल रहे होंगे कि चाय के प्याले के साथ साथ में संविधान सभा की चर्चा भी चल रही है। हाँ, उनका ये स्टेटमेंट है कि सर कितनी बेहतरीन बात है कि सुबह सुबह हाथ में चाय का प्याला है, संविधान सभा पर बेहतरीन बातें हो रही है, उस पर चर्चा करने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ आप लोगों के बड़े भाई के रूप में, और मैं राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य होने के नाते इस बात को समझता हूँ कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उन्हें भारत के संविधान किन परिस्थितियों में बनाया गया वो समझ में आए। मुझे लगता है कि हमारी ये जो बहस पर जो जीवन चर्चा चल रही है उससे कई सारी भ्रांतियां दूर होगी, और कम से कम हम उसको महसूस तो कर पाएंगे कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कैसे लोग थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी साथियों, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।